तो फिर ठीक है, फिर डॉक्टर मेरा साहब आप जो है डन बेस वीज़ा का कारोबार शुरू कर दे, छोड़े ये कहाँ खिदमत में लगी हुई हैं आप, ठीक है। इंडियंस आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है। मोस्टली बच्चे सवाल पूछते ही नहीं है और हर क्लास में ना एक आधा शरारती बच्चा होता है। बिल्कुल, जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो सबसे बड़ी डिस्कशन ये हो रही थी कि अच्छा गवर्नमेंट के हालात स्टेबल नहीं है, एम्बेसी से इसको वीज़ा नहीं मिलेगा, खाने में कहाँ क्या मिलेगा गूगल हमें बहुत अच्छा बताता है, उस खाने पे जाना कैसे है वो गूगल मैप लेके जाता है। ऑल्दो मैं नॉर्वे में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोलैबोरेशन जर्मनी में भी है, मेरी यूएस में भी है, मेरी इटली में भी है, यूके में भी है। आप भी तो इसी कम्युनिटी से गई है ना, लालच तो इंसान को आता है कि कोई ऐसी आइडेंटिटी आपकी अपीयरेंस में नहीं होनी चाहिए जिससे आपके रिलीजन का, आपके सेक्ट का या आपकी एथनिसिटी का पता चले। तो जैसे इस वक्त पूरी कंट्री डब्बे में डली हुई है और खड़काई जा रहे हैं, कभी एक गवर्नमेंट खड़का देती है, कभी दूसरी, और हम मासूम 25 करोड़ आवाम जो है ना वो खड़क रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है, उन यंग बच्चों के लिए है, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कल को आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहेंगे और जो बड़े ख्वाब देख रहे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा और वो इस वक्त एक डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन चाहिए। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है। आज की जो मेहमान है मेरे साथ बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, बायो केमिस्ट्री के अंदर इनकी जो रिसर्च है और दुनिया के टॉप रिसर्चर्स में से आते हैं। इस वक्त हैं तो ये पाकिस्तानी लेकिन नॉर्वेजियन नेशनल हैं और पिछले कई सालों से नॉर्वे के अंदर अपनी खिदमात दे रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम में और न्यूजीलैंड में भी ये रही हैं, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, हमारा आज का जो बच्चा है क्यों वो ग्रो नहीं कर पाता। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है डॉक्टर उमेरा साहिबा से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपका बड़ा बिजी शेड्यूल था, आप एक शॉर्ट ट्रिप पे पाकिस्तान आई हुई थी, तो हमने मौके से फ़ायदा उठाया और आपको अपने इस पॉडकास्ट में मदद किया। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा रवायती अंदाज से जिस तरह मेरी पॉडकास्ट होती है। आपका इनिशियल लाइफ कहाँ गुजरी, कहाँ पैदा हुई, एजुकेशन आपकी स्टार्ट में कहाँ से ली आपने? बेसिकली बर्थ भी लाहौर की है, एजुकेशन भी सारी यहीं के इंस्टीट्यूट से, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने 2006 में मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में। सही। एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह, केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और वो बहुत बहुत अच्छा टाइम रहा उस इंस्टीट्यूट का मेरी एजुकेशनल लाइफ में। उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर पाकिस्तान में। वेरी नाइस। वो 2008 में वो स्टार्ट की। फिर उसके बाद पीएचडी के लिए मैं न्यूजीलैंड में गई, वहाँ पे ओटागो यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी की न्यूजीलैंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्कॉलरशिप पे, यानी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे। वेरी नाइस। और फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं वापस यूटी आई, वहाँ मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर सर्व किया। उसके बाद फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई पोस्ट डॉक की नॉर्वे में, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की और उसके बाद अब तब से मैं वहीं पे ही हूँ ऑलमोस्ट 2017 से। सो यू कैन से फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। तो अभी आप नॉर्वेजियन हैं, राइट? Yes, तो आपसे डर के सवाल पूछने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों की तो इमिग्रेशन जो है और ये आपके जो पीछे काउंसिल है वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है। भाई कोई सवाल पूछ लिया उल्टा सीधा तो वही पकड़ लेंगे, आप लोगों ने तो क्या पकड़ना है। तो क्या ये वाकई हकीकत है? इसमें किसी हद तक आप कह सकते हैं। डेफिनेटली वो कंट्रीज़ अपने नेशनल्स को या अपने सिटीजन्स को हर जगह पे ऑन भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, उनके लिए जहाँ तक कोई एफर्ट होती है वो भी करने की कोशिश करते हैं। बट ये नहीं होता कि आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे और वो मुझे आके पकड़ देंगे, ऐसे नहीं होगा डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है कि इतना डरने की बात नहीं है। बस ये है कि मेरे पास आप कह लें कि डुअल है, मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, उसके बाद फिर नॉर्वेजियन भी हूँ। सो यू कैन से कि नॉर्वेजियन पाकिस्तानी। हाँ, तो अभी स्टिल यू होल्ड द पाकिस्तानी नेशनलिटी, आपने सिलेंडर नहीं की? यस, बहुत सारे लोग अच्छा सिलेंडर भी कर देते हैं ना, सिंगल नेशनलिटी पे चले जाते हैं। ये था कि पहले ये रूल था कि नॉर्वे ने अलाउ नहीं किया था, पाकिस्तान ने अप्रूव नहीं किया था कि आप डुअल नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ रूल्स में चेंजेस आई और पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि आप दोनों पासपोर्ट्स होल्ड कर सकते हैं। आई सी, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में आप ड्यूल नहीं रख सकते। इंडिया की तरफ से परमिशन नहीं है, तो इधर यू कैन कीप इंडियन नेशनलिटी और
कोई भी दूसरी आपकी कंट्री तो के। हाफ नेशन ऐसे ही है, खास तौर पे पॉलिटिशियंस तो सारे ही ऐसे हैं कि उन सब के पास फॉरेन नेशनलिटीज़ भी हैं, उनके पास ये भी है। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा ये है कि नॉर्वे के लिए पहले नहीं था पाकिस्तान का, अब रिसेंटली इन्होंने वो भी अप्रूव कर दिया। तो बाय चांस हम लोग तब एलिजिबल हुए जब इन्होंने ऑलरेडी अप्रूव आई कर सी दिया। आई तो सी। लेकिन हमसे पहले जो काफ़ी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं उनके पास, उनको फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स या कैंसिल करने पड़े या फिर उनको वो वाला वीज़ा एक्सटेंड करवाते जाएं, उस तरह से चलना आई सी। तो पड़ा। अभी जब रूल चेंज हुआ है तो वो स्टिल उस कैटेगरी में दोबारा नहीं आते? अगर वो लेना चाहें तो दोबारा ले सकते हैं? कोई आई ऐसी थिंक है? आई डोंट नो मच अबाउट दैट, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे भी डिस्कशन हो रही है कि भाई वो अब कैसे करें, वो अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या क्योंकि उनको फिर ये होता है कि जो नॉर्वेजियन नेशनल्स हैं उनको फिर पाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। इट्स अ बिट ऑफ अ तो हैसल। बिल्कुल वो भी बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम एम्बेसी जाते हैं डिफरेंट कामों के लिए, तो उसमें वो लोग भी होते हैं जो कि पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए देखिए, आते हैं। टेंट्रम हमारे पूरे हैं, नखरे हमारे पूरे हैं, कुछ हो ना हो लेकिन नखरे हमारे पूरे हैं। तो वो एक एटीट्यूड, नेशनल हाँ। एटीट्यूड तो फिर आपने रखना होता है ना, उसको तो नहीं बिल्कुल आप ऐसे ही है। नेग्लेक्ट कर अच्छा सकते। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछूंगा, बल्कि थोड़ा कड़वा सवाल है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं बाहर के मुल्कों में, पढ़ाई के लिए जाते हैं, ज़्यादातर पढ़ाई के लिए जो जाते हैं वो वापस आते नहीं हैं, अगर आ भी जाएँ तो यहाँ टिकते नहीं हैं। तो डोंट यू रियली थिंक कि जब आप यहाँ आ गई थी वापस यूईटी के अंदर, आपको यहाँ रह के अपनी कंट्री को, अपने लोगों को सर्व करना चाहिए था? क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो होता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ किसी भी यंग किड के ऊपर। तो जब आप वो लेके आ जाते हैं वापस, तो रादर देन कि आप उसको यहीं पे रह के लोगों में ट्रांसफ़र करें, तो आप फिर वापस चली गई। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब आप पीएचडी का टॉपिक चूज़ करते हैं तो शायद उस वक्त थोड़ी सी एक हमारे यहाँ कोई इस तरह स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको कोई गाइड करे कि अच्छा हमारे कंट्री में नेक्स्ट इस कैटेगरी की ज़रूरत है, तो आप इन फील्ड्स में जो है वो पीएचडीज़ करने के लिए जाएं और फिर वापस आके इन चीज़ों को डेवलप करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारों ने ऐसे किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसी पीएचडीज़ की जो कि बहुत डिफरेंट फील्ड्स में थी, वो वापस भी आए, उन्होंने यहाँ लैब्स भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उनमें से कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ को मैं पर्सनली भी जानती हूँ। लेकिन मेरे केस में चूँकि मेरा टॉपिक था मोर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, सही। कि वो बिल्कुल हॉस्पिटल बेस्ड काम है, डेटाबेसेस, पॉपुलेशन लेवल के डेटाबेसेस, वो यहाँ पे नहीं था। और दूसरा, जब मैं वापस आई तो यूईटी में रह के मुझे उस टॉपिक को कंटिन्यू करना ज़्यादा मुश्किल लगा, इस सेंस में कि आप एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पे आप मेडिकल के टॉपिक्स परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आई वाज लेक्चरर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, मैं हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती थी और मैंने एक दो थीसिस करवाए भी जिस पे मैंने कोलैबोरेट भी किया, बट स्टिल उसको उस लेवल पे परस्यू करना कि आप उस रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, पब्लिश कर सकें, कोलैबोरेशंस बना सकें, एटलीस्ट यूईटी में रह के मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और इनफैक्ट इसमें एक चीज़ ये भी है, जो लोग कर भी रहे हैं, जिनकी अब सक्सेस स्टोरीज़ की आपने बात की, उनकी भी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो उसमें ज़्यादातर उनकी खुद की एफर्ट है रादर देन आपके इंस्टीट्यूट जो आपके पीछे है। ये ट्रू है क्या? ये काफ़ी हद तक ट्रू है, ये काफ़ी हद तक ट्रू है, और ख़ास तौर पर हमारी जो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें यूनिवर्सिटी स्टिल काफ़ी ओपन है, जैसे नस्ट में, कॉमसेट में, फास्ट में, दे आर ओपन फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। और इवन नॉर्वे से भी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों की यहाँ कोलैबोरेशंस हैं, वो उनके साथ प्रोजेक्ट्स चला भी रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज भी हो रहा है, सब्जेक्ट एक्सचेंज भी हो रहा है, आप कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन आई डोंट नो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या मसला है कि वहाँ पे या तो जो हेड्स हैं वो ख़ुद को किसी चीज़ का बाउंड फील करते हैं कि वो उतना ओपन अप नहीं होते कि आप कोलैबोरेशंस में, वो बहुत डरे डरे से पार्टिसिपेट करते हैं कोलैबोरेशंस में। कुछ लोग कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो मेरा ख्याल है कि 2008 में जब हमें सही एक्सपोजर मिला, HEC ने बहुत सारे लोग बाहर भेजे, तो उसमें से 10-20% जितने भी वापस आए वो एक नया कल्चर लेके आए, हर जगह का अपना अपना एक्सपोजर लेके आए। अब उनमें से जो लोग ज़रा हायर पोजीशंस पे चले गए हैं तो वो अपने उसी इन्फ्लुएंस को, उस एक्सपोजर को, उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं, उन लैब्स के साथ कोलैबोरेशंस जो है वो बना रहे हैं। बट स्टिल आई विल से कि जो लोग पाकिस्तान के बाहर रहते हैं और वो यहाँ कोलैबोरेशंस बनाना चाहते हैं, कंपेयर टू जो हमारे वहाँ इंडियन कोलीग्स हैं, उनको जिस तरह का रिस्पांस उनकी यूनिवर्सिटी से बैक
बैक होम से मिलता है, जी। हमें उस तरह से नहीं मिलता। हम करते हैं, बहुत बहुत अरसे तक रिप्लाई नहीं आता, अगर रिप्लाई आता है तो अच्छा आप इसको लिखें, आप इसको लिखें, आप इसको लिखें। उस चीज़ में बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग उस प्रोसेस को ही छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि जो बाहर हैं वो वापस नहीं आना चाहते या वो आपके साथ कोलैबोरेशंस नहीं करना चाहते। जो बाहर हैं मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा फ़ील करते हैं कि जिस तरह का लाइफ़स्टाइल, जिस तरह का वे ऑफ़ लिविंग हम यहाँ देख रहे हैं, वो आप पाकिस्तान में भी उन लोगों का भी हक़ है, वो भी उस तरह बिल्कुल। से करें। वो ट्राई करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों की जिनकी ट्राई सक्सेसफुल नहीं रहती, या वो जो सीनियर लोग होते हैं वो तो जब लिखते हैं तो उनका तो फिर भी यहाँ पे है कि कनेक्शंस हैं उनके, वही लिंक्स अक्सर काम आ जाते हैं। लेकिन जैसे यंग रिसर्चर्स जाते हैं वो पीछे लिखते हैं, किसी को कोलैबोरेशंस के लिए बताते हैं या उस तरह से करते हैं, तो वो अक्सर वो सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाते। तो इसमें क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं या लोगों की अपनी ही जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं पुरानी सोच के हामी हैं वो लोग, ये वजह है, या कोई और फाइनेंशियल रीजंस हैं, क्या लगता है आपको? उसमें ज़्यादा मुझे ये कहना चाहिए कि इसमें जो एक तरह से पेपर वर्क बहुत सारा इन्वॉल्व होता है ना हर काम में, शायद वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको, मतलब अब मैं ऑल्दो मैं नॉर्वे में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोलैबोरेशन जर्मनी में भी है, मेरी यूएस में भी है, मेरी इटली में भी है, यूके में भी है। बट जब भी मैंने उन लोगों से कोलैबोरेशंस, कोई भी न्यू कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश की, दैट वाज जस्ट लाइक एन ईमेल अवे। आप ईमेल लिखें, वो एग्री करते हैं, आप उनके साथ प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छा आपने डेटा शेयर करना है, आप अपने हेड के साथ बात करते हैं। वो एक सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है कि ये 2-4 फॉर्म्स हैं, ये आपने फिल करने हैं, साइन हुए, एंड देन दैट इज़ एन ऑफिशियल कोलैबोरेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे शायद बहुत सारा पेपर वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है कि जिससे अप्रूवल लें, उससे अप्रूवल लें, ऐसे करें, वैसे करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ से बैठ के यहाँ कोलैबोरेशन के लिए करते हैं और जिन प्रोजेक्ट्स पे आप बात करना चाह रहे होते हैं, हो सकता है उनका एक टाइम पीरियड हो, उनकी फंडिंग आपने उसी टाइम में यूज़ करनी हो, अगर वो फंडिंग या किसी फंडिंग के लिए अप्लाई करना हो एक न्यू कोलैबोरेशन के साथ, तो उसमें फिर ये होता है कि जब यहाँ से डिलेज आते हैं तो आप बाज़-औक़ात वही प्रोजेक्ट किसी और के साथ जो है वो कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अच्छा नहीं आ रहा तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, कि अब किस तरह से उसको करें। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भी, बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे अब वो इंडियन कोलीग्स बनाते हैं तो उस चीज़ से अवेयरनेस पाकिस्तानियों में भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि हमें बैक होम कोलैबोरेशन बनानी चाहिए। बट अगेन वही के पीछे एक स्टेबल सिस्टम हो, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम भी, और डेमोक्रेटिक, मतलब आप जो पेपर वर्क वाला सिस्टम आपका वहाँ पे एचआर है वो भी सपोर्टिव हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आपके साथ हो, उनको चीज़ समझ भी आए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि अच्छा इसका हमारी इंस्टीट्यूट की लिमिट्स में रह के क्या स्कोप होगा। और आई तो बिलीव कल्चरली भी जो है ना हम लोग पेसअप नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं, जिस तरह आपने कहा कि वेरी स्मूथ, जस्ट वन ईमेल अवे, यहाँ पे अगर वो 10 डिपार्टमेंट में जाना है तो दैट मीन्स को 10 डिपार्टमेंट को अपना फैंसी टाइम चाहिए टू जस्ट गिव अप्रूवल। अगर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन लेट्स से 6 महीने की है तो 6 महीने तो इन्होंने इधर अप्रूवल में निकाल देने हैं। तो ये भी शायद एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा गिरफ्त आती है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि वो जो डिलेज आते हैं उसकी वजह से वो लोग आगे निकल जाते हैं और हम अभी पीछे ही जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर तो कोई कंसिस्टेंटली लगा रहे, तो मतलब जैसे अगर आपने नेक्स्ट ईयर किसी फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, आप अब से शुरू कर दें तो आपको एंड तक चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाती हैं। और दूसरा, जो बाहर के लोग हैं वो इस तरह से थोड़ा सा काम करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप जो भी करें आप उनको लूप में रखें। हमारे अंदर थोड़ा सा ये है बहुत सारी जगहों पे कि हम ओपन अप नहीं होते, हमें डर लगता है अपनी चीज़ें शेयर करने से, या हम शायद इसलिए डरते हैं कि अच्छा कोई गलती निकालेगा तो कैसा फील होगा। हमें वो गलती एक्सेप्ट करना, उसको करना, वो चीज़ शायद थोड़ी सी हम कहीं पे लैक करते हैं स्टिल। हम में वो करेज नहीं है कि हम कहें कि ओके मेक इट पब्लिक, लेट द पीपल कमेंट ऑन दिस हाँ, थिंग। इसका एक और रीज़न ये भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब है कि हमारे यहाँ जो है ना, अगर इसको हट के आपकी डोमेन को छोड़ के भी वैसे भी एज ए नेशन भी हम लोग लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम शायद उसकी रीज़न ये कि अगर मैंने बता दिया तो शायद कहीं मुझे फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, शायद को मेरा फॉर्मूला ना चोरी हो जाए। इस पे बल्कि मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक आपने यूईटी के अंदर यू बीन देयर फॉर ईयर एंड हाफ, कितने आपके पेपर यहाँ पे पब्लिश हुए? यहाँ पे रह के मैंने एक्चुअली पीएचडी के अपने 2 पेपर्स कंप्लीट किए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेपर किया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं, मतलब उससे पहले ही फिर मैं आगे मूव कर अच्छा, गई। ये सवाल मैंने पता क्यों पूछा आपसे, क्योंकि मैं आपकी थोड़ी बायो पढ़ रहा था। आपने आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 12 पेपर पिछले 4 साल या 5 साल के अंदर 12 पेपर नॉर्वे के अंदर आपने पब्लिश करवाए हैं। तो यहाँ पे 12 पेपर के लिए शायद आपको 20 साल चाहिए।
डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे लोकल जर्नल्स में लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए, उस लेवल पे पब्लिश करने के लिए, यस, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, यहाँ लोग काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी में रह के करते हैं, बट अगेन एक पेपर पब्लिश करवाना बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं होती, उसके लिए भी फाइनेंस भी चाहिए होता है कि जिन जर्नल्स में, जितने बड़े जर्नल में आप जाते हैं उसकी फ़ी उतनी ज़्यादा होती है, उसमें फिर मतलब ठीक है वो बाद में पे करनी होती है, बट स्टिल वहाँ पे ग्रांट्स का हिस्सा होती है इस तरह की फ़ी, या इंस्टीट्यूट्स खुद सपोर्ट करते हैं कि अच्छा आप करें, हम जो है वो इसको पे करेंगे, क्योंकि आप एसेट है ना उस इंस्टीट्यूट का। बिल्कुल दे बिल्कुल। कंसीडर यू एज योर बिगेस्ट एसेट। अगर अच्छा, अभी जितने आपने पेपर पब्लिश हुए हैं आपके, हैव यू स्पेंड अ पेनी फ्रॉम योर पॉकेट, ये सारा के सारा आपका जो है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन ने दिया है? बिल्कुल, सब कुछ ग्रांट्स में से होता है, हम खुद से उसमें कुछ नहीं करते, और मेरा ख्याल है हम खुद से शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते उस तरह से। तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो चीज़ होती है, बिकॉज वो उनको फिर ग्रांट्स की सूरत में पे बैक कर रही होती है। फिर आप जैसे जैसे इस्टेब्लिश होते जाते हैं, आप उनके लिए मैन पावर इस सेंस में लेकर आते हैं कि आप फंडिंग्स ला रहे हैं, उन फंडिंग से आप पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं, पोजीशन पे फिर लोग आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो इदारा और आप दोनों पैरेलल जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ इस तरह से है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जितना मैंने यूईटी में काम किया, पीएचडी सुपरविजन मैंने नहीं की क्योंकि मैं उससे पहले ही यहाँ से चली गई, लेकिन जितना मैंने थीसिस लोगों को करवाते देखा या करते देखा, वो ये है कि आती तो वो गवर्नमेंट से फंडिंग है, लेकिन वो बहुत स्लो और फिर उसमें बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्रूवल कराने में। अच्छा, एक केमिकल मंगवाना है, वो बाज़-औक़ात आप जो है आज ऑर्डर करते हैं, वो 6 महीने साल के बाद उतनी देर में वही काम कोई और करके पब्लिश कर देता है। क्योंकि पीएचडी में सबसे बड़ा मसला ये है कि एट द एंड ऑफ योर सबमिशन योर वर्क शुड बी नॉवल। नॉवल मतलब ये नहीं कि आप टोटली बिल्कुल न्यू करें, बट स्टिल आप उसमें कोई ना कोई नॉवल पार्ट होना चाहिए, फिर आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर वो आपके पहले ही कोई कर देता है तो वो एक सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेशन हो जाती है, तो फिर उसमें स्टेप बैक करना, फिर दोबारा से सोचना, फिर दोबारा से करना। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सुपरवाइजर्स की भी बहुत हिम्मत है कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में पीएचडीज करवा रहे हैं। हम यहाँ पे एक आम रो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जी, एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो सीधा हो चुका हुआ है, जंग आलूद हो चुका हुआ है। क्या पीएचडी के लेवल के ऊपर भी जाके यही हकीकत है, सिर्फ बुकिश नॉलेज ही मिल रहा है, या यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है? क्योंकि देखें ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है आपकी एजुकेशनल एकेडेमिया के अंदर, तो क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, या वही कहानी यहाँ पे भी है जो हमारी नॉर्मल मास्टर्स तक या ग्रेजुएशन तक चलती है? इसमें आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब छोटा बच्चा एक क्वेश्चन करना शुरू करता है, हम उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। तो वो हम किसी भी सिस्टम में जाके जब भी पीएचडीज करते हैं, तो सबसे पहले जो करेज हमें गेन करनी पड़ती है कि हम अपना क्वेश्चन कैसे पूछें, वो कैसा क्वेश्चन होगा, लोग उसको कैसे देखेंगे। जबकि वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बच्चों में कि वो क्वेश्चन कर देते हैं और बाद में आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसने ये क्वेश्चन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे आपको ये लगता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं आप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लगता है कि आपको किसी भी वक्त कोई भी शटअप कॉल दे सकता है कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा। तो एक तो आपने क्वेश्चन जो बच्चे से पूछना, उसके अंदर क्वेश्चन करना, वो कर ही जाना, वो आपने बहुत शुरू में ख़त्म कर दिया। एजुकेशनल सिस्टम में भी वो घर से ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर एजुकेशनल सिस्टम में टीचर माइंड कर जाता है कि जी आपने क्वेश्चन क्यों पूछा। क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं होती, और इससे ज़्यादा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं कि मौजूद हो। अगर नहीं होगा तो आप ढूंढेंगे ना कि तभी तो रिसर्च वर्क आएगा सामने। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये होता है कि वो टीचर की फिर अना का मसला बन जाता है कि अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। फिर स्टूडेंट्स का भी वही माइंड सेट होता है, क्योंकि वो जो एक अकेडमी सिस्टम से पढ़ के आते हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने अक्सर देखा था बच्चे के, मैडम अकेडमी में तो सर ने ये पढ़ाया था, आप इसको इस तरह से पढ़ा रही हैं। तो वो जो एक हमने बीच में चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर गई कि वो फिर अब ये होता है कि जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं, वहाँ पे सिस्टम सारा सपोर्ट कर रहा होता है, हम भी नए आइडियाज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे इवन अगर कुछ लोग नॉवेल्स सोचते भी हैं तो उन्हें पहले ये सोचना पड़ता है कि अच्छा इस आइडिया को ट्राई करने के लिए अब रिसोर्सेज मुझे कैसे इकट्ठे करने हैं। तो वो फिर उसमें फिर वो खुद ही लिमिट हो जाते हैं कि अच्छा जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन बनाएं और उसको फिर आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें, बजाय कि आप क्वेश्चन क्रिएट करें, उसके हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे करें और उसको इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च है वो है क्वेश्चन बेस्ड। आपका
आप क्या करना चाहते हो, आपके माइंड में क्या, आपने उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा सिस्टम में ये चीज़ें, इस चीज़ को आंसर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको इस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ वो अदर वे अराउंड होता है। तो आप ये कह रही हैं कि जो हमारा ये ज़ाहिर है एक बच्चा मास्टर्स तक आता है, उसकी एक रवायती तरीके से ट्रेनिंग हुई है, तो आगे मास्टर्स में भी जाके उसका हैवी इम्पैक्ट आता है उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ में। बिल्कुल, सिर्फ मास्टर्स में नहीं, वो इसके बाद भी आता है। आप इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी चले जाएं, जो मैंने फील किया वो ये कि हम पाकिस्तानी, बल्कि बहुत सारे एशियंस इंक्लूडिंग मतलब इंडिया, बांग्लादेश, इन लोगों में क्वेश्चन की करेज कम होती है कि आप डरते हैं कि मैं ये पूछूं या ना पूछूं। उतनी देर में वही क्वेश्चन कोई और पूछ के आंसर लेके जा भी चुका होता है, आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं सही लैंग्वेज यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इसको पूछूं या ना पूछूं। ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इसका मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने 3 साल जो है ना ऑलमोस्ट वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट किए हैं, तो उसमें हम वर्कशॉप के स्टार्ट में ये रिक्वेस्ट करते थे और बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करते थे कि खुदारा सवालात अपने जो है ना पब्लिकली पूछें, क्योंकि आप एक बच्चे का पूछा हुआ सवाल जो है ना बैठी हुई 400-600 की ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सवाल नहीं पूछते थे, बार बार निकलवाते थे सवाल, लेकिन फिर भी नहीं पूछते थे। लेकिन उसके बाद जब 1-to-1 होती थी, घंटा घंटा हमारा 1-to-1 लोगों को आंसर करने में, अगर उनसे पूछते थे कि यार ये आपने पब्लिकली क्यों नहीं पूछा, ये कोई ज़ाती सवाल तो है नहीं, डोमेन से रिलेटेड है, नहीं सर बस वो वहाँ पे मुझे ना बेहतर नहीं लगा। तो ये ओवरऑल हर डोमेन के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो डेफिनेटली जब हम, आप वाली बात वो बिल्कुल वैलिड है कि जब हम बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग इस तरह की जाएगी। एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, मोस्टली बच्चे सवाल पूछते ही नहीं है, और हर क्लास में ना एक आधा शरारती बच्चा होता है। बिल्कुल, शरारती कह लें, इंटेलिजेंट कह लें, सुपर इंटेलिजेंट कह लें। अच्छा वो सवाल अगर पूछना भी शुरू कर दे तो टीचर ऑफेंड हो जाता है, और या बाकी उसके जो स्टूडेंट्स, उसके सारे कोलीग होते हैं, उनको ये लगता है कि ये टीचर के साथ शरारत कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका भी कॉन्फिडेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे गिरा दिया जाता है। ऐसे ही है। तो वहाँ जो अच्छा बच्चों की ओवरऑल, आप जाहिर है पढ़ाती तो नहीं है आप बच्चों को, लेकिन ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन तो होती है आपकी, तो आप क्या मेजर डिफरेंस देखती हैं अपार्ट फ्रॉम कल्चर तो है ही है हमारा, ओवरऑल एक बच्चे के कॉन्फिडेंस में किस लेवल का आपको डिफरेंस लगता है यहाँ के और वहाँ के? इसको मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगी कि मैंने तकरीबन 4 मंथ्स जो है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूके में जो है सर्व किया एज अ रिसर्चर ही, अपने ही प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पे। और जिन दिनों में मैं वहाँ पे थी, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी थी कि वो रिसर्च गाला सॉर्ट ऑफ उनका चल रहा था, जिसमें वो रिसर्च एक्सप्लेन कर रहे थे डिफरेंट कॉमन लेमैन को, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे ओल्ड हाउसेस में, स्कूल्स में, फिर आप स्ट्रीट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपने रिसर्च। तो उस सिलसिले में मैं एक दफ़ा एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल में 6th क्लास के बच्चों को हमने अपनी रिसर्च जो है वो एक्सप्लेन की, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके, डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ करके उनको बताया कि जी ये हम ये इस तरह से करते हैं। उन बच्चों ने ना सिर्फ वो एक्टिविटीज़ एंजॉय की, उसके बाद उनको हमने टाइम दिया कि जी आप क्वेश्चन पूछें कि आप इस बारे में क्या पूछना चाहते हैं। तो मेरा चूँकि वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जनरल हेल्थ रिलेटेड है, लाइक अच्छा स्लीप पैटर्न्स क्या हैं लोगों के, हेल्थ वाइज आप कैसे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, ये वो। तो उसमें बच्चों के क्वेश्चंस इस तरह के, 6th क्लास का बच्चा है, एक बच्ची क्वेश्चन कर रही है कि जी मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं ये इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ कि मेरी मदर जो हैं वो, मेरा एक छोटा भाई है, उसके साथ रात को अक्सर जागती हैं, तो वो जागने से उनकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड देन देयर वाज अ स्टूडेंट, मुझे स्टिल याद है कि वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि जी मेरे डैड बहुत टॉल हैं, उसके डैड बहुत जो है वो किसी के शॉर्ट हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाइट के साथ ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। एंड दिस इज़ कि आप उनको यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और जहाँ तक नॉर्वे का सिस्टम है, उसमें यह है कि वो बहुत मतलब मेरा बच्चा इस वक्त 6 साल का होने वाला है, यहाँ पे 6 साल का बच्चा जो है वो प्लस माइनस भी कर लेता है, वो इवन मल्टीप्लिकेशन तक पहुँच जाता है, उसको ABC भी सारी लिखनी उसका 10 kg का बैग भी होता है। एग्जैक्टली। और जबकि मेरा बच्चा सिर्फ जाता है, वो खेल के आ जाता है, उसको शायद अभी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं, बट उसकी क्वेश्चनिंग पावर आप इस तरह से करें कि एक बारी मैं उसको ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी कि जी शैतान है, शैतान ऐसे होता है, ये वो होता है, तो वो मुझे कहता है कि मम्मा अगर शैतान फायर से बना है, अल्लाह मियाँ उसको सज़ा देने के लिए फायर में कैसे डाल सकते हैं। दैट वाज अ क्वेश्चन। एंड मैंने उनके स्कूल सिस्टम थोड़ा बहुत अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना मैंने किया कि वो अक्सर आपकी नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च जो है वो बच्चों को इस लेवल पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब अब जैसे नॉर्वे में मैं NTNU में काम करती हूँ, वहाँ पे नोबेल प्राइज़ है
मेमोरी सेल जो है वो ब्रेन के वो डिस्कवर किए वहाँ पे 2 रिसर्चर्स ने, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और उनका भी ब्रेन इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा वो रिसर्च जो है वो उस पर कर रहे हैं। और वो मैंने उन्हें देखा कि वो उसी रिसर्च को वो एज एन ओपरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको, एज अ लेमैन भी कर सकते हैं। अब वो स्कूल के बच्चों को जो है वो ये रिसर्च इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बच्चा अपनी ग्रैंड माँ से पूछ रहा है कि दादू आपको पता है कि हम वॉक कैसे करते हैं? और ग्रैंड माँ कह रही है कि अच्छा हम वॉक लेग्स पे करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे ब्रेन में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इसमें डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इस साइड पे चले जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इस साइड पे चले जाएंगे, यहाँ पे जो है आप लो जा रहे हैं, यहाँ पे हाई जा रहे हैं, आपने ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ये वो रिसर्च है जो कि एक्चुअली उनकी नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च है, लेकिन वो उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को इस तरह एक्सप्लेन कर दी है कि उसको वो एक थोड़ा डिफरेंट विजन देते हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि आप कितना विजनरी करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, कि आप उनको बुकिश ना बनाएं। वो ये कहते हैं कि बुकिश सारी गूगल पे है, आप वहाँ से कर सकते हैं, आप इससे आगे सोचें। और अगर आप देखें कि जिस तरह डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अगर ये चीज़ आप और 5-10 सालों में देखेंगे तो मे बी हर मशीन पे आपको रोबोट मिल रहा हो। फिर आप क्या करेंगे? आप उस वक्त सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, आप उन रोबोट्स को, क्योंकि रोबोट क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। आपकी यही डिस्टिंक्ट पावर है, आप न्यू आइडियाज़ लेके आएंगे और वो उनको मशीन्स आपको हेल्प करेंगी एक्सप्लोर करने में। तो ये तो मतलब हम अगर इस चीज़ को अभी से नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आने वाले वक्त में शायद हम और पीछे रह जाएंगे। कि हम अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ बुक में, ये नहीं कह रही कि बुक का नॉलेज नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन उस बेसिक्स को न्यू नॉलेज के साथ मर्ज करना और फिर उसको जो है वो बच्चों को और बड़ों को पढ़ाना या हर लेवल पे वो करना, आई थिंक हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो यहाँ पे कोविड के बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। पहले तो चलें ठीक है, बच्चा रट्टा लगाता था, रट्टे के अगेंस्ट एटलीस्ट उसको 2 शीट्स लिखनी पड़ती थी, ठीक है, तो चले कुछ ना कुछ उसको प्रेशर होता था। अब तो MCQs आ गए हैं कोविड के बाद। 1100 मार्क्स में से 1095 आपके मार्क्स हैं। अब बेंचमार्क देखिए क्या सेट हो रहा है कि सिर्फ 5 या 4 नंबर कट रहे हैं टॉपर के, और ट्रस्ट मी उस बच्चे के साथ आप 10 मिनट बैठ जाएं, आपको उसका इंटेलेक्ट लेवल पता चल जाएगा। तो उसमें सिर्फ बच्चे का तो कसूर नहीं है, बच्चे का तो क्या कसूर है? हाँ, बच्चे को तो आपने जिस तरह से ट्रेन किया। अब ये है कि अब मेरी भी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट स्कूल से है, लेकिन मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया, मैंने खुद को वहाँ प्रूव भी किया। आपने मतलब उस सिस्टम में रह के उनके सिस्टम को अडॉप्ट भी किया, आपने उस तरह से काम भी किया। इट मीन्स मतलब सब में ये पावर होती है कि आप उनको जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे वो उसमें अडॉप्ट करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनको एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे, आप उनको उनके गोल्स ही उस तरह से सेट नहीं कर रहे, आप उनको वही ABC अलिफ बे से शुरू करके और फिर आप चाहते हैं कि वो उसी तरह से जो है वो ग्रो करते जाएं, जो टीचर पढ़ाए उसको सच माना जाए। आप जब तक उनको चैलेंज करने की एबिलिटी या स्किल नहीं सिखाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस सिस्टम को उस तरह से डेवलप कर सकते हैं जिस तरह हम करना चाहते हैं, या जिस तरह डेवलपिंग वर्ल्ड में एक चीज़ है। मुझे डॉक्टर साहब एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी आपसे डिस्कस करके, और मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका 2-4% एलिमेंट मैं भी रखता हूँ अपने अंदर। एकेडेमिया वर्सेस इंडस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे PhDs आपको मिलेंगे, मोस्टली यू विल फाइंड देम इन इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। एकेडेमिया के अंदर पैसा थोड़ा कम है, तो यहाँ पे जो बहुत वेल परफॉर्मिंग नहीं होता PhD, वो जाता है एकेडेमिया की तरफ, या इवन जो इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो पार्ट टाइम आते हैं पढ़ाने की तरफ या रिसर्च की तरफ। आपसे जब मेरी बात हुई, मैंने आपसे पूछा कि आप एकेडेमिया छोड़ के इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाती, क्योंकि पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इवन 3-4 टाइम ज़्यादा है कंपेयर टू जहाँ पे अभी आप हैं। तो आपका आगे से ये आंसर था जी कि मैं कम्युनिटी गिव बैक भी तो करना है ना। तो ये जेन्युइनली क्या ये वाकई जज्बा है कम्युनिटी गिव बैक, और ये क्यों आया आपके अंदर? क्या ये जो आपने सारी जगहों को आपने जिक्र किया, ये क्या उस तरबियत का हिस्सा था, या आप ये समझती हैं कि नहीं, ये जेन्युइनली आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक कर्ज है जिसको आपने कम्युनिटी को गिव बैक करके, पैसा तो देखिए बाय प्रोडक्ट है आपके नज़दीक, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो माइंडसेट है वो प्रोडक्ट है पैसा, और बाय प्रोडक्ट है आपकी डिग्री। बिल्कुल। तो इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे आप? जब आप ये पढ़ाएंगे कि ये डिग्री कर लो, ये जॉब मिल जाएगी, ये डिग्री कर लो, ये जॉब मिल जाएगी, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो विजन के लिए या वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज काम करें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा आप हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस जनरेशन को उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ वर्सेस यूरोप या इवन डेवलप्ड वर्ल्ड जो है,
पॉपुलेशन टू रिसोर्सेज रेशियो बहुत डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। उसमें आपके सर्कमस्टांसेस से डिफरेंट है, आप उससे आगे सोच ही नहीं सकते। क्योंकि अब ख़ास तौर पे अब मेरा तो विज़िट हर 2 साल 3 साल के बाद ही होता है, तो मैं ये देखती जा रही हूँ कि जैसे जैसे हम आते हैं हम देखते हैं कि लोगों में एक कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है। अच्छा इसके पास गाड़ी ऐसी है, इसके पास मतलब घर ऐसा है, इसके जब आप इस तरह की मटेरियलिस्टिक आप चीज़ें सोसाइटी में करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी काम करें, तो फिर ये थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन है मेरा ख्याल है। लेकिन आप भी तो इसी कम्युनिटी से गई है ना, लालच तो इंसान को आता है। वो है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये कहा है कि ये आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं एक डिफरेंट सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आप हर किसी के अंदर ये पावर है कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। बाकी जहाँ तक रही कि पीएचडी एकेडेमिया में आता है या रिसर्च इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में डेफिनेटली पैसा ज़्यादा है, एकेडेमिया में पैसा बहुत कम है। एकेडेमिया मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सूफियों वाली जॉब होती है कि आप फॉर द सेक ऑफ नॉलेज काम कर रहे हैं। आपको जो मिल रहा है, मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने शायद अपने अकाउंट कभी चेक नहीं किया कि अच्छा सैलरी किस तरह से आ रही है, क्या आ रहा है, बस ठीक है आपका रूटीन की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, काम चल रहा है। दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। तो ये एक थोड़ा सा नेचुरल भी होता है आपके अंदर, लेकिन थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मेंटोर्स ऐसे मिल जाते हैं। मुझे डेफिनेटली पाकिस्तान में भी ऐसे मेंटोर मिले जिनमें मैंने ये चीज़ देखी कि वो जॉब कर रहे हैं इसलिए कि चलो घर चलता रहे, लेकिन एक्चुअली उस जॉब के पीछे वो अपना वो जो एक क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने वाली आपकी एक स्किल होती है ना, उसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि वो अपना रिसर्च जितना भी इस इन्वायरमेंट में रह के होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बाहर की बात है, बाहर भी ये कंपैरिजन इसी तरह ही है। वहाँ पे भी एकेडेमिया में जो है वो सैलरीज कम है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बैड लक है ओवरऑल ऑलमोस्ट हर जगह पीएचडी सिस्टम की कि पीएचडी जो है जितने भी प्रोग्राम्स है वो आपको मोर ट्रेन करते हैं एकेडेमिया के लिए कंपेयर टू इंडस्ट्री। इसलिए जब वो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ एक डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं। और इस बात पे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है और अब कोशिश ये की जा रही है कि पीएचडी कल्चर आप इस तरह का डेवलप करें कि उसमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट हों जो कि रियल लाइफ में नज़र आएँ, जिसको आप उस तरह से समझ सकें कि अच्छा आप, क्योंकि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है वो आपको नज़र आएगी कि आपने एक्चुअली सोसाइटी को क्या गिव बैक किया। मैंने पेपर्स पब्लिश किए, उन पेपर्स का इम्पेक्ट कोई डॉक्टर लेगा, वो उसको आगे इम्प्लीमेंट करेगा, वो एक अलग चीज़ है। वो मैं बिल्कुल बैक एंड पे हूँ, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैंने कोई चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की है, वो उसकी बेस पे कोई मेडिसिन दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपको इमीडिएट इफेक्ट नज़र आएगा। एंड प्रोडक्ट तो वही बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट तो वही बनाएंगे एट द एंड, चाहे वो एकेडेमिया बेस्ड रिसर्च में हो या इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च में। तो शुरू में इंडस्ट्री में ये कल्चर नहीं था कि वो रिसर्च को प्रमोट करते थे, लेकिन अब जितनी भी आपके पास बड़ी फार्मास्यूटिकल है वो चाहती है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें नॉलेज बेस, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी सपोर्ट करें और वो अपने भी R&D के इंस्टीट्यूट्स जो है उनको सीरियसली रिसर्च की तरफ करना, और फिर वहाँ से भी बहुत अच्छा काम जो है वो सामने आता है और उस तरह से चीज़ें निकलती हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा ही कॉमन सा जो है ना ये स्टैम्प लगी हुई है कि बच्चों को तो पढ़ा लें, बच्चियों को नहीं पढ़ाना। पढ़ाना भी है तो सिर्फ चले मैक्सिमम भी को बड़ी अच्छी और बड़ी जो ओपन सोच का मालिक होगा को बाप या माँ, वो ग्रेजुएशन तक ले जाते हैं, मास्टर्स तक, ये पीएचडी तक जाने दिया ही नहीं जाता। तो इनफैक्ट इस पे क्योंकि आप खुद पीएचडी डॉक्टर हैं, तो आप बताइए कि आप क्या समझती हैं कि ये आगे जाके, ये भी अगर हम 2 मिनट के लिए सोच लें कि आपने जॉब नहीं करनी, आपने एक प्रोफेशनल करियर में नहीं जाना, एक पढ़ी लिखी माँ का, बेटी का, बीवी का रोल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू जो लेस एजुकेटेड है या जो एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल। इसको 2011 में मैंने पीएचडी शुरू की न्यूजीलैंड में, और उस लैब में मेरे बाद 2 और लड़कियों ने पीएचडी की, और मेरे सुपरवाइज़र को पाकिस्तानी फ़ीमेल पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जब भी कोई स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस करता था, वो हम जो ऑलरेडी मौजूद थे उनसे पूछ लेता था कि आप किसी को जानते हैं जिसको आप हायर करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वाकई बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो एक बार मैंने उससे ये कहा कि पाकिस्तानी फ़ीमेल्स बहुत हैं जो कि आगे आना चाहती हैं, लेकिन मुझे जो पॉइंट लगता है, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, वो यही है कि वो बहुत अच्छी डिग्रीज़ करती हैं, वो बहुत अच्छा एक्सेल करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और लेकिन जब वो शादी हो जाती है उसके बाद वो आमतौर पे घर बैठ जाती हैं, वो नहीं कर पाती। तो उसका जवाब था सो व्हाट,
आप उसको एजुकेट करोगे, वो जॉब नहीं भी करेगी, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन एक डिफरेंट तरीके से रेज करेगी, वो अपने बच्चों को वो एक्सपोजर ट्रांसफ़र करेगी जो उसके पास है वो, और ये वो चीज़ है जो कि एक्चुअली बाद में आपको पे बैक करेगी। मे बी उसकी एजुकेशन या उसकी जॉब करना आपको उतना पे बैक ना करे जितना इस चीज़ से आपको पे बैक मिलेगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन को डिफरेंटली रेज करे। तो ये वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वैसे इस हिसाब से मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अब पाकिस्तानी इस चीज़ में इनकरेज हो रहे हैं, क्योंकि यूईटी में मैं पढ़ाती थी, मैंने 2008 में शुरू किया और 2011-12 उसके बाद फिर जब आके वापस मैंने देखा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहले थोड़ी सी लड़कियां होती थी जो आगे सैम के 2 बेंचेस पे बैठी होती थी, उसके बाद अब ये हो गया कि वो ज़्यादातर वो एंड तक लड़कियां होती हैं, एंड पे बॉयज़ जो है वो थोड़े से बैठे होते हैं, या वो 50-50 की रेशियो हो गया। और बहुत सारे इंजीनियरिंग्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं, हालांकि बाद में सोचा जाए तो उसका शायद एक तरह से इस तरह से भी इम्पेक्ट पड़ता हो कि उसमें से बहुत सारी फिर इंडस्ट्री में नहीं जाती हैं, लेकिन आपने कम से कम उनको एक विजन दे दिया है। वो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी, इवन आप ये कह लें कि एक सिंपल मास्टर्स लड़की जो है वो अपने बच्चों को बहुत डिफरेंटली रेज करेगी कंपेयर टू कि आप बिल्कुल अनएजुकेटेड। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अनएजुकेटेड होने से बेहतर है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर हो और वो एक्सपोजर आप ट्रांसफ़र करें, और फिर आने वाले वक्तों में आपको उसका चेंज नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि इमीडिएट चेंज आएगा। तो आई थिंक उस तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन टाइम लगेगा डेफिनेटली। बिल्कुल। लेकिन चीज़ें जब ओवरऑल पूरी कंट्री की हर चीज़ बिगड़ी हो ना, इस वक्त तो जो है ना वो क्या जिस तरह होता है ना, जामुन डाल के उसके अंदर डब्बे में खड़काते हैं तो नरम हो जाता है, इस वक्त पूरी कंट्री डब्बे में डली हुई है और खड़काई जा रहे हैं। कभी एक गवर्नमेंट खड़का देती है, कभी दूसरी, और हम मासूम 25 करोड़ आवाम जो है ना वो खड़क रहे हैं इस वक्त, नरम जामुन की तरह हुए हैं हम सब। इतने आप मासूम नहीं है, मतलब डेफिनेटली एट द एंड वोट की पावर आप लोगों के पास ही होती है, और आप उसको जिस तरह से यूज़ प्लीज देखिए, पता क्या, आपने बात करके चले जाना है, हमने यहीं पे रहना है, वोट की पावर अब हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो इस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा खासा मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको चलने दें, इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम बढ़े इसको चलाते हैं अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब एजुकेशन की बात की, मुझे इस चीज़ पे ज़ाती तौर पे भी थोड़ा सा दुख भी होता है, और इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा डिटेल में आप जो है ना तबसरा कीजिएगा। हमारा बच्चा बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ना हमारे घर से उस बच्चे को बेचारे को गाइडेंस, ना कोई हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी डिपार्टमेंट या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, ना हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो उस बच्चे को गाइड कर सके, उसकी करियर का पाथ शो करवा सके उसको। एक बच्चे ने लेट्स से मैट्रिक की है, इंटर में जाना है, तो वो यारों दोस्तों के डिसीजन पे जाएगा, या वह वालिदा ने कह दिया आपने ये करना है तो उसने वही करना है। उसके बाद वो बेचारा इंटर से निकलता है तो उसको आगे ग्रेजुएशन में नहीं पता उसको क्या करना है, वहाँ से भी उस तरह धक्के धुक्के खा के निकल जाता है, फिर उसको मास्टर्स में यही प्रॉब्लम आती, सेम प्रॉब्लम उसकी पीएचडी तक चलती है। बहुत सारे लोगों से जब आप मिलेंगे, उनमें से आपको इस वक्त 60-70% लोगों की तादाद ऐसी मिलेगी जिनको पता नहीं है कि उन्होंने MBA फाइनेंस क्यों किया है, उन्होंने BBA क्यों किया है, या PhD अगर किसी डोमेन में की तो क्यों की है। तो इस पे आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसा गाइडेंस है, ये जब आप ज़ाहिर आपके पास भी वहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, अभी रिसेंटली आपने भी हायरिंग का बता रही थी कि की है, और उसमें यू हैड अ वेरी वेरी टफ टाइम, तो उस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा कि क्या इसमें एक अच्छा बेहतरीन रोड मैप क्या है हमारे यंग बच्चों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, कि अगर कोई नॉर्वे जाना चाहता है, यूरोप में कहीं, या किसी भी और जगह पे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो क्या इसका बेस्ट पाथवे होगा? उसमें अब सारा कसूर बच्चों का नहीं है। मैंने रिसेंटली एक नहीं बल्कि 2 PhD पोजीशंस के लिए हायरिंग की, एक बल्कि अभी मैं आने से पहले कंप्लीट करके आई हूँ, तो उसमें पाकिस्तान से बहुत सारी एप्लीकेशंस जाती हैं, नो डाउट अच्छे लोग होते हैं, अच्छे ग्रेड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेड्स अच्छे होते हैं। उसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन में, वो होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का कवर लेटर, एटलीस्ट PhD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कवर लेटर कैसा बना रहे हैं। आपका कवर लेटर एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को बोलता है, बिल्कुल वो बताता है कि आप क्या हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं वो कैसे रेलेवेंट है उस पोजीशन से, और आपका आगे विजन क्या है। ठीक है। जिस कवर लेटर में हमें ये 3 चीज़ें नहीं मिलती, हम आमतौर पे उस एप्लीकेशन को भी पूरा एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा, उस एप्लीकेशन को भी हम पूरा एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि आपने एक हायरिंग करनी है, उसके लिए उसके आपके पास 150-200 एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपने भी टाइम लगाना है, उसमें HR ने भी लगाना है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने भी लगाना है, सब ने टाइम लगाना है। लेकिन
डेफिनेटली वो एक पोजीशन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस और जी। भी हैं, बहुत सारे काम और भी हैं। तो वो उसमें ये होता है कि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी बच्चों ने गूगल से इधर उधर से देख के वो एक कवर लेटर पकड़ा होता है। आजकल तो चैट जीपीटी बना रहा है सब कुछ। बिल्कुल, वो नज़र आ जाता है, क्योंकि वो एक सर, मैंने कुछ एप्लीकेशंस ऐसी देखी जिसमें वो यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना भूल गए। उन्होंने वही कवर लेटर किसी और यूनिवर्सिटी को लगाया होगा और बाद में वो इस पोजीशन के लिए भी लगा दिया। वो नज़र आ गया कि ये वो बच्चा है या ये वो कैंडिडेट है जो कि हर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, कि जहाँ भी मुझे चांस मिले। और इस तरह का कैंडिडेट आम तौर पे शुरू में स्क्रूटनाइज हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है कि इट मीन्स कि ये जेन्युइन कैंडिडेट इस सेंस में नहीं है कि ये कर रहा है पीएचडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे बाहर जाने का चांस मिले या मुझे यहाँ से निकलने का चांस। और फिर वो बच्चा इतनी जोर जोर से रोता है, मुझे क्यों निकाला। ठीक है। तो ये उसी का आंसर आप कर मेरा रही नहीं, वो वाले बच्चे रोते हैं। लेकिन ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट मुझे नज़र आया पाकिस्तानी की एप्लीकेशंस में। मेरी गुड लक ये रही कि मुझे ऐसे मेंटोर्स मिल गए डिफरेंट स्टेजेस पे जिन्होंने ये बताया कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जैसे मैंने जब बीएससी की तो उसमें एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ज़ूलॉजी का, और उसमें मैं रिकॉर्ड होल्डर भी रही मार्क्स के हवाले से, मतलब पंजाब लेवल पे। उस वक्त में मुझे था कि मैंने बायोकेमिस्ट्री ही करनी है। और मुझे आज भी याद है कि फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई एडमिशन के लिए। वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का सामने एक डिपार्टमेंट था और सामने केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट था। और मेरी एक टीचर ने मुझे रेफ़र किया एक प्रोफेसर को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि उनसे जाके पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे बायोकेमिस्ट्री करनी है, तो सामने बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि करके करेंगी की, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कि करके करेंगी की। उन्होंने कहा कि अगर तुम केमिस्ट्री में डिग्री करोगी तुम्हें कहीं और जॉब ना मिले इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटी में, कम से कम स्कूल में पढ़ा लोगी। बायोकेमिस्ट्री करके तुम अभी कहाँ पढ़ाओगी। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप शुरू में हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि हमारे आने वाले वक्त में हमारे पास इस सेक्शन में या इस शोबे में आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हमें यहाँ पे ग्रेजुएट्स चाहिए, हमें यहाँ पे लोग चाहिए, और फिर हम उन चीज़ों को एडवर्टाइज़ करना शुरू करें एक टाइम से पहले। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि डिग्री केमिस्ट्री में कर लो, अपनी स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री में कर लेना, इससे तुम्हारा पैशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तुम्हारे पास ऐसी डिग्री आ जाएगी जो कि तुम्हें हेल्प करेगी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। और वाकई वो ऐसा ही हुआ, वरना शायद मैं यूईटी में कभी भी लैंड ना करती कि बायोकेमिस्ट्री के साथ। तो फिर मुझे ढूंढना पड़ना था कि या तो मुझे कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले, या फिर आ जाके वही बायोकेमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो वहाँ तो फिर गिनी चुनी ही पोजीशंस आएंगी, वो कितने ग्रेजुएट्स को कंज्यूम करेंगे। अब तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन 2005-06 उस वक्त इतना इन चीज़ों का स्कूप नहीं था। डू यू रियली फील के जो आज डॉक्टर हुमैरा हैं ये अच्छे मेंटोर्स की वजह से यहाँ पे लैंड किए हैं? डेफिनेटली अगर मुझे ख़ास तौर पे वो जो एक मास्टर्स में एक्सपोजर मिला, मुझे ऐसे सुपरवाइजर्स मिल गए कि जिन्होंने मुझे ये भी बताया कि अच्छा पेपर पब्लिश भी करना होता है, सिर्फ थीसिस पब्लिश करके नहीं रख देना होता। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कराई कि अच्छा इवन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और कॉन्फ्रेंसेस में काम भी प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद जो एक चीज़ जो अभी मैं कहीं मेंशन नहीं करती या मेरी सीवी में नहीं आती, लेकिन जिसने मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया, वो ये कि जब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई वियना यूनिवर्सिटी से, और मैं वहाँ पे गई। उन्होंने 12 स्टूडेंट इंटरनेशनली सिलेक्ट किए और उनको सारा उनका ट्रिप स्पॉन्सर करके उनको वहाँ बुलाया। 7 दिन के लिए उनका सारा अरेंज किया, हर चीज़ के लिविंग भी है आपकी, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको उन्होंने डिफरेंट इंटरेक्शंस कराए, डिफरेंट सेशंस कराए, इंटरव्यूज़ हुए और फिर आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से मुझे इस तरह के जर्नल्स का नाम सुनना का मौका मिला कि अच्छा साइंस भी कोई जर्नल है, नेचर भी कोई जर्नल है, सेल भी कोई जर्नल है, इनमें लोग काम पब्लिश करते हैं। हमारे लिए तो उस वक्त नाम भी नहीं था, बिल्कुल कि किसी ने बताया नहीं। लेकिन मुझे वहाँ जाके ना सिर्फ वो नाम मिला, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी अच्छा आपने इनमें से फलां पेपर पढ़ के फिर हमें एक्सप्लेन भी करना है कि आपको क्या समझ आए उस काम की, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का काम होता है। वो आप ये कह लें कि वो इनोवेशंस ज़्यादा होती है या इनोवेटरी पाथवेज की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उस वक्त वो एक्सपोजर फिर उससे मुझे समझ आई कि अच्छा साइंस सिर्फ यही नहीं होती कि पाकिस्तान के जर्नल्स में पब्लिश कर लें, आपने उससे आगे भी। ऑल्दो मैं सिलेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन वो एक्सपोजर मुझे इतना काम आया कि उससे मेरा विजन बहुत ज़्यादा खुल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और बड़ी रेस चल रही है, ये भी इसी क्वेश्चन का पहले का एक्सटेंशन है। बच्चे बाहर भागना चाह रहे हैं,
जिसको आजकल हमने एक ब्रेन ड्रेन का नाम भी दिया है, इसमें दोनों कैटेगरी आ जाती हैं। जो अपनी एजुकेशन से फारिग हो गए हैं ऑलरेडी अपने प्रोफेशनल करियर में, वो भी भागना चाह रहे हैं, और जो बच्चे अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, वो भी भागना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, जाएँ, कोई मसला नहीं है, एक्सपोजर लेना चाहिए, एक्सपोजर लेंगे तो वापस आके कुछ ना कुछ सर्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन नहीं है। एक बच्चा अपने प्रोफेशनल करियर में है, वो क्यों बाहर जाना चाह रहा है उसको नहीं पता, बस उसको बाहर जाना है। फिर लाइकवाइज एक स्टूडेंट है, वो बाहर जाना चाह रहा है, लेट्स से ग्रेजुएशन में मास्टर्स करना चाह रहा है, अब उसको किसी भी मास्टर में उसका एडमिशन हो जाए। मैंने पर्सनली देखा है, एक दो मेरे दोस्त गए हैं, यहाँ से उनकी डिग्री थी फाइनेंस में, उनका फाइनेंस में बाहर नहीं हुआ तो यकीन करें उन्होंने मार्केटिंग में ले लिया, उन्होंने एचआर में ले लिया, ठीक है, वो चले गए। बस क्यों जी, पाकिस्तान से बाहर निकलना है, जाना है। तो जो बच्चा ये डायरेक्शन या ये सोच लेके यहाँ से जा रहा है, उसकी स्ट्रगल बताइएगा ज़रा कि वहाँ जाके क्या उसके लिए आगे लाइफ जो है बेड ऑफ रोजेस है। ऐसा नहीं है कि लाइफ बेड ऑफ रोजेस, तो मेरा ख्याल है अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है, वहाँ पे अपनी तरह की एक स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप एक चीज़ अपने पैशन को फॉलो करके जाएंगे तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगेगी, आपको वो लर्निंग लगेगी, आपको लगेगा कि ये इट्स वे टू डू दैट। लेकिन जब आप इररेलेवेंट फील्ड्स में चले जाते हैं, फिर आपको वहाँ जाके आइडिया होता है कि अच्छा ये तो वो नहीं है जो मैं करना चाह रहा था। फिर वहाँ पे जब आपको उसके बाद जॉब नहीं मिलती तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आप एक ड्रीम के साथ अपना सब कुछ वहाँ से छोड़ के, वहाँ से बहुत सारा अपना इन्वेस्ट करके वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। और फिर वहाँ पे आपको उस तरह नहीं मिलता जैसा कि दिखाया जाता है, क्योंकि बेसिकली होता ही है कि हर फील्ड में सक्सेस स्टोरी तो बहुत हाईलाइट होती है, लेकिन फेलियर स्टोरीज कहीं कोई हाईलाइट नहीं करता। हालांकि फेलियर्स ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी फेलियर्स के बाद आगे जाके एक सक्सेस आती है। लेकिन अगर आप, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप पैशन को फॉलो करके जाते हैं, आपको शुरू से पता होता है कि आपने थोड़ा सा क्या करना है। ये चीज़ें ठीक है, इंस्टीट्यूट्स का भी काम है, वो भी आपको बताएं कि आप किस साइड पे जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे का भी काम होता है कि वो भी एक्सप्लोर करे कि वो क्या करना चाहता है। उसके बाद वो थोड़ा सा घर के इन्वायरमेंट का भी जो है वो रोल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम अक्सर नॉर्वे में इस बात पर हंसते हैं कि वहाँ पर अगर बच्चा 6-7 क्लास में कह देना कि मैंने जो है वो गार्डनर ही बनना है, तो वो उसको पक्का कर देते हैं कि तुम यही बेस्ट कर सकते हो, तुम यही करो, तुम्हें इसी की एजुकेशन लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अम्मा अब्बा मार मार के उसको इंजीनियरिंग तक तो ले ही जाते हैं, बिल्कुल, क्या आप ये तो कर लो ना। तो ये वो है कि हम बहुत शुरू में चीज़ें बहुत सारी स्नब कर जाते हैं। जब बच्चे अपनी चीज़ें सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, हम उनको चॉइसेस नहीं देते हैं। मेरे साथ बड़ा अभी एक अजीब सा जो है ना मुझे लगी वो चीज़, जब मैं लास्ट टाइम नॉर्वे गया तो मुझे पीएचडी एक प्रोफेसर मिले, ऑटगर नाम था उनका। तो उन्होंने अपने बच्चे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने बच्चों से मिलवाया। अब उनका एक बच्चा जो है मैजिशियन बन रहा है। अब एक पीएचडी डॉक्टर का बच्चा मैजिशियन बन रहा है, क्या पाकिस्तान में ये चीज़ हजम हो सकती है? बच्चे को गाड़ दिया जाएगा ज़मीन में अगर उसने नाम भी ले लिया इस तरह की कुछ चीज़ करने का। तो उसने कहा भाई इसका ये पैशन है, तो मैं इसको डिफरेंट अकेडमीज, डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल करवाया ताकि इस पैशन को वो ग्रो करे आगे जाके। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ करने दी नहीं जाती ना। और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो आपने बात की बड़ी वैलिड है, कि जब बच्चा अपना पैशन को लेके आगे नहीं जाएगा ना, तो वहाँ जाके जब वो हालात में, ज़ाहिर है डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, एक आपका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट आपके पास सर्कमस्टांसेस हैं, पैसों की भी प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ आती है, पीछे से तो भेजा नहीं जाता जो हमारे डॉलर के हालात चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, बच्चा वहाँ जाके फिर डिग्री छोड़ देता है, वो डॉलर की रेस में पड़ जाता है। तो उसमें फिर वो हर तरह की और जॉब भी करेगा, हर तरह की मुश्किलात से भी गुजरेगा। फिर जो उसका जो मेन एम लेके गया होता है, जिसके लिए उसने 40-50 लाख रुपया यहाँ से भरा होता है, वो पीछे रह जाता है। फिर उसका एम होता है कि ये जो 50 दे दिया ना, डिग्री भाड़ में गई, ये 50 कैसे पूरा करना है। एग्जैक्टली। तो फिर इलीगल भी होता है, फिर वो सारे वो हर तरह के वो चीज़ें करता है जो नहीं करनी चाहिए, जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में इस वक्त, पर्टिकुलरली पॉलिटिकली जो एक सिचुएशन चल रही है हमारी इस वक्त। ऑल्दो मैंने एप्लीकेशंस में मेंशन नहीं किया जब वो बात मैंने की, लेकिन जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो सबसे बड़ी डिस्कशन ये हो रही थी कि अच्छा गवर्नमेंट के हालात स्टेबल नहीं है, एम्बेसी से इसको वीज़ा नहीं मिलेगा जल्दी। अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो ये बंदा, अगर हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो ये इन टाइम नहीं पहुँच सकेगा, हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो बाज़-औक़ात अच्छा कैंडिडेट इसलिए भी छोड़ना पड़ा। ऑल्दो कि ये मतलब ये बैक एंड की बात है, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये उन लोगों को नहीं पता जो अप्लाई कर रहे हैं, वो बड़े मासूम से अप्लाई कर रहे हैं हर जगह पे के, और फिर वो सोच रहे हैं कि शायद हमें इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मिल रही है कि जी हम पाकिस्तानी हैं
यस इस तरह की मिलती है, और वो इस वजह से मिलती है कि जब हम, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि अच्छा ये कैंडिडेट हमारे साथ चलेगा या नहीं, हमें ये भी देखना होता है कि ये कहाँ तक चलेगा हमारे साथ, या इसको हम यहाँ बुला भी सकेंगे या नहीं। लाइक लास्ट पोजीशन के लिए हम लोगों ने एक चाइनीज़ कैंडिडेट को फाइनलाइज किया, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, पूरी प्रोसेसिंग होगी, और जब वो एप्लीकेशन HR के पास गई तो वहाँ से हमें लॉयर टीम ने ये बताया कि जी नॉर्वे ने फ़िलहाल चाइनीज़ को वीज़ास देने जो है वो बैन किए हुए, अच्छा, इसलिए आप उसको नहीं बुला सकते, और हमें वो पोजीशन री एडवर्टाइज़ करनी पड़ी, और वो सारा प्रोसेस फिर दोबारा से करना कि एप्लीकेशन तो यहाँ आप कोई फेवर नहीं ले सकते क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है नॉर्वे की, आई थिंक सबसे हाँ जी बिल्कुल, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप में यूनिवर्सिटी, और वर्ल्ड वाइड भी इसकी रैंकिंग आई थिंक टॉप 100 में है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ कोई फेवर वगैरह नहीं ली जा सकती? पाकिस्तान होता तो या तो फेवर मिल जाती, बैकग्राउंड फिर लेटर जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि इस तरह की फेवर ज़रूर हो सकती है कि जैसे जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप कम्पिटेंट कैंडिडेट है और वो चाह रहे हैं कि जी आप आएँ, तो वो आपके लिए फिर हर लेवल तक इस तरह जाते हैं कि अच्छा इसका वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो, इसको इन टाइम सारा। लेकिन जब वो चीज़ डेमोक्रेसी लेवल पे चली जाती है, या आप ये कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पे चली जाती है, तो फिर उसमें हमारी इंटरफेरेंस नहीं रह जाती। सही। उससे पहले एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो, वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसमें अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपकी पूरी हेल्प करती हैं, इसलिए आप एजुकेशनल रूट से जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट रूट होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। और अगर आप वहाँ जाके भी जनरली सिर्फ इसी कॉज के साथ स्टिक किए रहते हैं कि जी मैं फॉर द सेक ऑफ डिग्री आया हूँ और मुझे एक अच्छी डिग्री करनी है, तो आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन जो मज़ा डंकी लगा के जाने का है ना, वो इस तरह थोड़ी है पाकिस्तानी हो बल्कि एशियन हो और ये इतनी रिस्पेक्ट से चला जाए बाहर, उसको तो हजम ही नहीं होगा वो तो हाँ, और जब तक वो डंकी लगा के नहीं जाएगा, पीछे वाले घर वालों को सूली पे नहीं चढ़ाएगा, उस वक्त तक तो उसको मज़ा ही नहीं आना। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही जा रहे हैं, इवन मतलब यहाँ पे एजेंट्स का कारोबार इसीलिए चल रहा है कि इवन जो एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं वो भी अपना फॉर्म खुद फिल नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि एजेंट्स कैन डू दिस जॉब बेटर देन। हाँ बिल्कुल। हालांकि आप सोचें कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं हो सकती, आप वो फॉर्म्स खुद फिल कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए, आपके एजुकेशन को आपको इतना इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि एटलीस्ट आप एक फॉर्म तो फिल कर सकें। आप उसके लिए एजेंट्स पे जाते हैं, फिर आप पैसा वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आप आजकल तो वो टिकटॉक तक अगर आप पहुंच गए हैं तो वाई नॉट कि गूगल को एज एन एक्सप्लोर इंजन आप प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करें, आप उस पर सब कुछ देखें, आप ढूंढें, आप सर्च करें, आप स्कॉलरशिप्स ढूंढें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। हम गूगल को यूज़ करते हैं दोपहर के खाबे के लिए और रात के खाबे के लिए, ठीक है। खाने में कहाँ क्या मिलेगा गूगल हमें बहुत अच्छा बताता है, उस खाने पे जाना कैसे है वो गूगल मैप लेके जाता है हमें, ये सारी चीज़ें हम अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं यूज़ करता। इवन आप लोग तो गूगल मैप पे भी नहीं बिलीव करते कि भाई अच्छा वो जो गूगल मैप भी बेचारा क्या करे, वो बीबी या उसको भाई को लगा लेते हैं, वो जब उस लोकेशन के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां से तो रास्ता ही बंद है, वो फिर पीछे से लेके आता है, ठीक है। तो हम तो उसका भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है कि हम तो उससे भी चिढ़ते हैं कि नहीं ये सही नहीं बताएगी, जो गलियां हमें पता है वो इसको नहीं पता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं, अब वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में इवन ये मेंशन किया जाता है फंडिंग बॉडीज़ की तरफ से कि जी आपने इंटरनेशनली एडवर्टाइज़ करने हैं, आपने इंटरनेशनल हायरिंग करनी है। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल लोग कितना एक्सप्लोर करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट्स हमारे पास US से हैं, जो यूरोप से हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें, बनता तो नहीं है लेकिन क्योंकि आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ या जो आपके कुलीग हैं साथ, आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है, ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीज़ें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमने अपनी एक जो हमारा अना वाला खोल है ना, हम उससे बाहर नहीं आए, मैं से बाहर नहीं आए, हम उस चीज़ से वाकई बाहर नहीं आए। हमने चीज़ वर्ल्ड को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से, हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहाँ जहाँ जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, वो कर भी रहे हैं, वो फार बेटर कर रहे हैं। क्योंकि वही बात आ जाती है कि ओवरसीज़ जो हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे लगता है बाहर जाके अपने कंट्री के लिए जो एक तड़प है वो बढ़ जाती है, और आप चाहते हैं कि आप बैक इन्वेस्ट करें। लेकिन अगेन वही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि आपको कितना
ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पॉन्स मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस, आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसी। और वो जानते हैं कि उन्होंने चीज़ों को कैसे जो है वो कहाँ पे किस तरह से कैश करवाना है। हमारे यहाँ एक तो हम बाहर भी चले जाएं, हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा मैं इसको बुला लिया तो ये मेरे साथ क्या करेगा, हाँ, या इसको बुला लिया तो मेरे साथ कम्युनिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली, हम रूट्स काटते हैं जैसे ही exactly, मौका मिलता है। ऐसे होता है, ऐसे अभी भी होता है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मेरा ख्याल है वो जो HEC ने 2008 में एक वेव स्टार्ट की थी ना लोग बाहर भेजने की, वो एक बड़ी ब्रिलियंट वेव थी, लेकिन बस ये था कि उसका एंड पे आगे कोई वो नहीं हुआ ना, कि कोई चेक एंड बैलेंस होता कि अच्छा जब ये वापस आएंगे फिर इनका क्या करना है। वो फिर बहुत सारे वापस भी आए, वो मायूस होकर फिर वापस चले गए ऐसे ही है, कि जी बिल्कुल कुछ नहीं मिला, कि वो बड़े ड्रीम के साथ आपने भेजा, वो बड़े ड्रीम के साथ डिग्री करके आए, बाद में जब आके देखा तो वो तो रेलेवेंट ही नहीं थी। अच्छा, इसके ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। हम लोग कह रहे हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, ब्रेन एक्सपोर्ट करें। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जिस दिन बच्चा पाकिस्तान की हदूद से बाहर, टाटा बाय बाय, बिल्कुल आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, आपको नहीं पता वहाँ वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कितनी इनकम है, क्या जॉब है, क्या स्किल लेवल है, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है या वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँच चुका है। वेयर एज जब हम बात करते हैं ब्रेन एक्सपोर्ट की, तो दैट मीन्स कि वो पीछे रूट्स के साथ कनेक्टेड है। उनको ये भी पता है इंडिया के डेटाबेस में कि कौन सा उनका बच्चा किस कंपनी में लगा हुआ है, किस प्रोफाइल पे गया था, 5 साल बाद वो किस प्रोफाइल पे पहुंचा, उसकी इनकम कितनी है। इवन उनके ऊपर हमारे तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी इन पे कोई कंपल्शन नहीं है ना उस तरह से उसकी फाइलिंग की, टैक्स फाइलिंग की। वहाँ पे क्योंकि मैंने भी 10 साल बाहर इंडियंस के साथ काम किया है, उन पे ये कंपल्शन है कि भाई कोई मसला नहीं, अगर आप इंडिया में नहीं रहते बट आपको हर साल टैक्स फाइल करना है, चाहे आप जीरो का करें। उससे हो क्या रहा है कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है। वो अगर 1 रुपया भी बैक होम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी पता है उनको, अगर उन्होंने किसी जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसका भी पता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अच्छा रिसोर्स अगर वापस आता है बैक होम तो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है, और वो कर भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने डिप्लॉय किए हैं बाहर से इंडियंस बुला के, और वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मुझे नहीं पता नॉर्वे में क्या है, लेकिन दुबई के अंदर आई हैव क्लियरली सीन के जो थोड़ा सा भी जिसको लगा कि हाँ अब वो बैक होम जाके सेटल हो सकता है, उसने 1 मिनट नहीं लगाया वहाँ से जाते हुए, और दुबई से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे अर्न किया है। बैक होम उनको दुबई से ज़्यादा अच्छे पैकेजेस ऑफर किए गए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अपने कल्चर में रहना, अपने लोगों के साथ रहना और अपने रिलेशनशिप्स के साथ रहना, वो एक बहुत डिफरेंट लाइफ है कंपेयर टू एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर एक ऐसे कंट्री में रहना जहाँ पे आपके कल्चरल मिंगलिंग आप 100% नहीं हो सकती, कि ब्रॉट अप डिफरेंट है, वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, लेकिन वहाँ से आप चीज़ें सीख के आते हैं। वापस आके अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे ओवरसीज इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे कि जी क्यों हमें। मेरा ख्याल है इमरान खान के टाइम में जब भी थोड़ा सा एक विंडो ओपन हुई उनके लिए, तो आपने देखा कि वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। ये चांस तो मिले, हम करें तो सही, हमें ये श्योरिटी तो मिले कि जो हम भेज रहे हैं वो सिस्टम को जो है वो बेटर करने के लिए यूज़ होगा, और सिस्टम हमें जो है वो बाद में अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं तो हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को देगा। क्योंकि वहाँ पे रह के डेफिनेट ठीक है, मैं नॉर्वेजियन हूँ, मेरे बच्चे आगे नॉर्वेजियन हैं, लेकिन वो एंड तक पाकिस्तानी ही समझे जाते हैं, वो पाकिस्तानी ही रहेंगे, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम अलग दिखते हैं, हम अलग दिखते रहेंगे। मुझे नहीं पता कितनी जनरेशन्स के बाद हो सकता है वैसे ही हो जाए, लेकिन एटलीस्ट अगली 2-3 जनरेशन्स में तो ऐसा नहीं होगा। या जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं उनको मैं देख रही हूँ, वो अभी भी डिस्टिंक्ट, आपको पता लगता है कि ये पाकिस्तानी है। वो इस तरह नहीं है कि वो आप जाएंगे और आप एक जेल की तरह उसके अंदर सारा कुछ कटर मटर हो जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। आपकी जो आइडेंटिटी आप उसको मेंटेन करने के लिए जितनी स्ट्रगल वहाँ पे करनी पड़ती है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो चीज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे किस तरह के। थोड़ा सा बल्कि अभी जो है, क्योंकि हमने काफ़ी एजुकेशन पे भी बात होगी, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा लाइटर नोट पे आपके नॉर्वे के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो है ना जितना आपके बारे में रिसर्च किया, आप US भी गई हैं, रही नहीं वहाँ पे, गई हैं आप, UK में भी रही, नॉर्वे में काफ़ी अरसे से हैं, फिर उसके अलावा न्यूजीलैंड में भी आप काफ़ी अर्सा रही। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़ाती सवाल कर लूँ एक? बिल्कुल। अभी इस वक्त अगर मैं आपका अवतार देख रहा हूँ तो जिस तरह अभी इस वक्त आप पर्दे में हैं या वेल किया हुआ है, तो यही आप वहाँ पे भी करती हैं, ठीक है। तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ मुस्लिम लेडी टू मेंटेन इन अ सोसाइटी जहाँ पे
नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये तो वो जगह जहाँ आए दिन हम कुछ ना कुछ वाक़ये सुन रहे होते हैं। तो आप कैसे मेंटेन कर रही हैं इसको? ये इसका बड़ा ऑनेस्ट थोड़ा सा आंसर चाहिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ऑनेस्ट आंसर चाहिए अगर मुझे इसका। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं है। इंसिडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन मुझे अभी तक जो समझ आई या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगी कि मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हमेशा एक डिग्निटी के साथ जो है वो चलाया है हर सिस्टम में। अच्छा। मतलब न्यूजीलैंड में आप ये देख लें कि यूनिवर्सिटी लेवल तो एक और चीज़ होती है ना कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एनवायरनमेंट उस तरह का है, वो एक दूसरे को पॉजिटिवली लेते भी हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो वहाँ पे तो आपको शायद इस तरह की चीज़ें ना नज़र आएँ बहुत ज़्यादा कि जी वो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इस हिजाब के साथ अगर इस तरह मार्केट्स में भी जा रही हूँ तो वहाँ पे वो मुझे बता देते थे कि अच्छा आप हिजाब पहनती है, इट मीन्स कि आप हलाल और हराम का करती होंगी, तो आप ये फूड नहीं खा सकती। अच्छा। या ये केक जो है इसमें जेलेटिन है या फलां चीज़ है, तो आप इसको जो है वो यूज़ ना करें, या फलां जगह से आपको हलाल जो है वो मिल जाएगा। और इवन मेरे लैबमेट्स भी इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि अगर उन्होंने कभी जैसे क्रिसमस वगैरह पे गैदरिंग होती थी, खाना इकट्ठा जो है वो खाया जा रहा है, तो वो कोशिश करते थे कि अगर उन्होंने चिकन वगैरह करना है तो वहाँ से ले ले जहाँ से मैं लेती हूँ, हाँ। कि वो सारे हलाल खा लें, या वेज रख देते हैं या आप लोगों वेज के लिए। रखते हैं ऑप्शन। या अगर जो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं खा सकती तो वो ऑलरेडी, बल्कि वो मुझे टेस्ट कर करके बताते थे कि अच्छा ये चीज़ में ये चीज़ है, तुम ये ना खाओ, और ये चीज़ है ये तुम खा लो। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक क्रिसमस पार्टी पे मेरी एक कुलीग ने केक बेक किया और उसने मुझे आके ये बताया कि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो तुम ना खा सको, क्या बात है। इसलिए तुम इसको जो है वो सेफली खा सकती हो। और सेम थिंग ऑल्दो कि नॉर्वे में बाकायदा ये रूल है, आपकी वर्क बुक्स में ये रूल होता है कि आपकी कोई ऐसी आइडेंटिटी आपकी अपीयरेंस में नहीं होनी चाहिए जिससे आपके रिलीजन का, आपके सेक्ट का या आपकी एथनिसिटी का पता चले। मतलब इस सेंस में कि आप कोई रिलीजियस मार्क नहीं पहन सकते, आप क्रॉस नहीं पहन सकते, लेकिन एटलीस्ट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव है, बिकॉज इट्स कवरिंग माई हेड नॉट माई ब्रेन। सो आप अपना ब्रेन ओपन रखें। आप जितनी देर तक, मेरा ख्याल है कि जब तक उनको लग रहा होता है कि जी हाँ जी आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इस हद तक नहीं जाती। बाकी थोड़ी सी चीज़ें हमें भी करनी पड़ती हैं एब्जॉर्ब, और थोड़ी सी वो भी, क्योंकि आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो 100% आपको अडॉप्ट ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप उनकी सोसाइटी में बिल्कुल गए, आप वो नहीं उनकी आए। सोसाइटी में हैं। और वो फिर यही कहते हैं कि जब आप एक रोड पे चलते हुए हमारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो वाई नॉट कि आप बाकी जगहों पे भी हमारे रूल्स फॉलो करें। तो वो ये है कि डेफिनेटली यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग सारे बच्चों को लेके नॉर्वे में बड़े परेशान हैं। इनफैक्ट पूरे स्कैंडिनेविया के अंदर जो है ये है, तो इसका बताइएगा कि ये क्या है कि बच्चा, मतलब बच्चे आपके ऊपर एक किस्म का ऐसे है कि हर वक्त प्रेशर में हैं आप लोग। ये एक वाहिद चीज़ मैंने नॉर्वे के बारे में सुनी और मैंने ऑब्जर्व भी की है ड्यूरिंग माई ट्रिप, कि ये एक वाहिद चीज़ है जिसने आप सारे पेरेंट्स को खुडे लाइन लगाया हुआ है। आप इसको खुडे लाइन नहीं कह सकते, लेकिन आप इस तरह कह लें कि इसको अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव लें, क्योंकि वो जब से वो इंडियन मूवी आई है तो उसके बाद ये लोग इस टॉपिक पे और ज़्यादा बात करना शुरू हो गए हैं। फोस्टर केयर, बच्चों के प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें, ये नहीं है कि ये वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ पे हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये समझते हैं कि जो हर बच्चा है वो स्टेट उसको ऑन करती है और उस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। ठीक है। और मेरी एक कोलीग ने एक बार ये बात मुझे बड़े अच्छे से इस तरह से एक्सप्लेन की। उसने कहा कि जब आप एक कार चलाना सीखते हो, मतलब ड्राइविंग के लिए जाते हो, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, फिर आप एक कार में बैठते हो, फिर आपको अलाउ होता है कि आप सड़क पे आए। तो एक ह्यूमन को रेज करने के लिए व्हाई डोंट यू थिंक यू नीड सम ट्रेनिंग, व्हाई यू थिंक कि जी वो बिल्डअप है, वो मतलब अंडरस्टूड है कि जी ये ऐसे ही होगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको डेवलप करना, उसको एज के साथ ग्रो करवाना, और फिर उसको एट द एंड एक एंड प्रोडक्ट बनाना, वो ये कह लें कि वो उस चीज़ को पूरे को फॉलो कर रहे हैं कि हमें एट द एंड प्रोडक्ट ये चाहिए, तो हम इस स्टेप पे ये चीज़ें करेंगे तो हमें एट द एंड इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी। उनके बहुत क्लियर गोल्स हैं और वो उसी पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी तरह, मतलब अगर मेजर वन वर्ड में बताऊं तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ओबीडियंट हो। ओबीडियंट होने में, रिस्पॉन्सिबल होने में बहुत फ़र्क होता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही अकाउंटेबल होता है। ओबीडियंट तो फिर
फॉलो कर रहा है ना हाँ, जी ब्लाइंडली, वाला ही आप होगा उसको बच्चा, तो हाँ, नहीं पूछ सकते उसका अपना कि वो विजन किस नहीं तरह रहेगा से। कुछ भी। तो उसमें ये है कि अगर वो इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चे को देखें और उसको रैंडमली, ख़ासतौर पे एशियन पेरेंट्स के बारे में उनका ये ख्याल है कि हम बच्चों को जो है बहुत रफली ट्रीट करते हैं, हम उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके रेज नहीं करते जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि आप उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, थोड़ी बुक्स देख लें। जब आप ड्राइविंग के लिए सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो वाई नॉट कि आप पेरेंटिंग के लिए भी थोड़ी सी यहाँ इस तक चीज़ तो हर को वो चीज़ कर ठीक लें। लग रही है, यहाँ तक तो उनके बिल्कुल असूल ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे सिचुएशन एब्यूज़ नहीं हो जाती थोड़ी सी, कि क्या ये पेरेंट्स के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं? बच्चा देखिए, मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की है ये चीज़ खुद, हालांकि मेरा बड़ा शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि बच्चे को पता चल गया इस चीज़ का, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, और वो बिल्कुल सिचुएशन को मिसयूज़ कर रहा है। अब वो बल्कि मिसयूज़ नहीं, एक्सप्लॉइट कर रहा है सिचुएशन को बच्चा जेन्युइनली। तो उसमें देखें, है तो ह्यूमन ही ना। अगर आप एक ह्यूमन को रेज करने की कोई बात कर रहे हैं तो जो रेज कर रहा है वो भी तो ह्यूमन है ना, बिल्कुल उसके पास भी बीइंग अ पेरेंट थोड़ा सा तो होना चाहिए। और जबकि हम मूवीज में देखें या वैसे भी जो देखा है, वो लोग खुद बल्कि आप लोगों से ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे तो ही है। क्यों ये मतलब ड्यूल रोल प्ले किया जा रहा है जी? एशियंस के ऊपर कंपल्शंस है कि शायद हम लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते सही तरह, या हम लोगों को वो एथिकली वो प्रैक्टिसेस नहीं है, दे आर सुपीरियर देन अस। तो उनके यहाँ क्यों भाई ये चीज़ नहीं है? फिर देखिए, रूल तो सबके लिए सेम होना चाहिए। एक डेलिकेट बैलेंस है, वो उनसे भी जो है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ भी बच्चे जो है वो फिर अब्यूसिव उसमें आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चे को आप अपने गुस्सा निकालने हम की तो ट्रैश कुट-शुट बिन लगा जब के बना लेते हैं ना, कुट-शुट लगा के सेट तो कर फिर लेते हैं आप ना। जो है बहुत ज़्यादा जो है मामला वहाँ पे ख़राब होता है कि वो ट्रैश बिन नहीं है आप। देखिए डॉक्टर साहब, आपने शुरू में कहा कि गाड़ी सीखने के लिए, गाड़ी खराब होती है उसकी ट्यूनिंग करते हैं ना, हाँ तो बिल्कुल बच्चे की भी ट्यूनिंग लाजमी है। ट्यूनिंग करें, बिल्कुल करें जब उसको ज़रूरत है। क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी, मैंने एक जगह पे डिस्कशन सुनी तो उसने ये कहा कि देखें, ये बच्चा जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल करनी है। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कुछ जगहों पे आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, कुछ जगहों पे वो रॉन्ग डिसीजन कर रहा होगा, आपको उसको राइट डिसीजन दिखाने होंगे, लेकिन आप उसको राइट रॉन्ग समझाएं, आप उसको ये ना बताएं कि जी मैं जो डिसाइड करूं वो राइट है। आप इसको इस तरह से देखें कि जो हमारे पेरेंट्स के टाइम का राइट था ज़रूरी नहीं कि वो वो आज तक नहीं ही है, राइट बिल्कुल हो, वो बिल्कुल अब ऐसे ही। वक्त के साथ चेंज हो रहा है। और जो बच्चे यहाँ से शुरू कर रहे हैं उनका आने वाले वक्त में राइट और रॉन्ग, आपने उनको सिर्फ ये सेंस देनी है कि हाउ टू जज राइट और रॉन्ग। सही। उसके लिए जहाँ आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं आप हों, लेकिन उस हद तक हों कि वो बच्चे पे तशद्दुद ना हो। नहीं वो आप चीज़ उस तो पे, गलत है, वो तो लेकिन यहाँ आप पे उस भी पे गलत पूरा है, बिल्कुल। अपना वो हैंड रखें कि लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि एक दफ़ा हमारी ऑफिस की एक गैदरिंग थी और हम अपनी एक कोलीग की तरफ गए, क्रिसमस की इसी तरह बारबेक्यू था, और उनका बच्चा था, कोई होगा वो इस वक्त 3-4 साल का, एंड ही वाज सेइंग फॉर समथिंग कि जी मुझे ये जूता नहीं पहनना, कि पता नहीं ये जूता पहनना है, या मुझे बाहर आना है, कुछ ऐसे वो कर रहा था डिबेट अपनी मदर के साथ। तो उसकी मदर उसको एंड पे कहती है कि इट्स माई हाउस सो माई रूल्स, सो इफ़ यू वांट योर रूल्स हैव योर ओन हाउस। तो वो बच्चे ने, और फिर उसके बाद ये नहीं कि आप कह के और फिर आप चाहें कि उसका ऑन ऑफ का बटन हो, बंद हो जाए और उसके बाद वो कोई रिएक्ट ना करे। उसके बाद वो उसको पूरी स्पेस देते हैं कि आप रिएक्ट करो, आपका रोने को दिल कर रहा है आप रो लो, हाँ। आप अच्छी तरह रो लो। हमारे तो सर में दर्द हो जाते हैं कि बच्चा रो पड़ा, क्योंकि हमारा शायद रोता भी उसी तरह से है। उनका शायद रोता जरा ज़्यादा मासूमाना अंदाज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको नहीं वो स्पेस देते। आपको पूरी आपके पास लिबर्टी होती है कि आप कर सकते हैं उसको, लेकिन बस उस तरह से करें कि बच्चे को राइट रॉन्ग की सेंस देनी है और विद इन लिमिट्स रह के करना है। बाकी बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, एट दी एंड आप ही उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। आप एंड पे चाहे तो सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट दे दें, चाहे तो, क्योंकि एक ह्यूमन को अच्छा ह्यूमन बनने से बुरा ह्यूमन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसी है, आप उसको स्नैप करते रहेंगे, आपने उसको अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद उसका भी राइट है कि उसको पूरा चांस दिया जाए कि वो रोना चाह रहा है वो रो ले। वो रो के थोड़ी देर के बाद उनका ख्याल ये है कि बच्चा थक के चुप कर जाता है, या आप उसको ऑल्टरनेट ऑप्शंस दें। सही सही। आपने उससे कुछ लेना है वापस, आप उसको ऑल्टरनेट दें, कुछ ऐसा ऑल्टरनेट दें जो कि आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो, उस बच्चे के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। और अगर आप उसको, मतलब अगर आप उसको चाहते हैं कि वो मोबाइल ना यूज़ करे, तो आप खुद भी तो उस चीज़ को लिमिट करें। हाँ, of course। अब आप सारा दिन यूज़ करें, आप उसको नहीं दे रहे, तो उसको तो वो एक जेलसी फैक्टर मेरा ख्याल है ज़्यादा आ जाता होगा कि अब्बा जी रोज़ लगे रहते हैं और मुझे जो है वो कहते हैं कि जी अपना स्क्रीन टाइम कम करो। तो ये वंस अगेन वही बात आ गई जो हमने शुरू में कहा है कि अगर बाप और माँ पढ़े लिखे हैं तो ये बेसिकली उनके नज़दीक ये एक प्रॉपर जॉब है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। पहले आप उसके लिए ट्रेन होंगे तो तब ही
ही आप अच्छी तरबियत कर पाएंगे। पाएंगे, हमारे यहाँ हम कहते हैं नहीं जी, दादी अम्मा ने ये किया था, अच्छा मैं भी यही करूँगी। आगे फिर माँ कहती है अच्छा मैंने ये किया था, बेटी कहती है मैं भी यही करूँगी। तो हम वही जो रवायती तरीके हैं, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की कि जो चीज़ें पहले वैलिड थी आज वो नहीं है शायद। टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे दौर में तो एक टीवी चैनल होता था पीटीवी, ठीक है, और वो भी टाइम से उस पर लगती थी 2-3 चीज़ें, उसके बाद लगा लो वो डब्बे ही आने उसके ऊपर। और आज चाचा जी आते थे, वो एक कार्टून्स का एक छोटा सा 15 मिनट का क्लिप चलता होता था, और फिर शाम को वो दोबारा से कार्टून्स लिखते थे, वही देखे हमने। लेकिन जब एक बच्चे ने ऐसे स्टार्ट किया है कि वो मोबाइल है और वो उस पर स्क्रॉल करता जा रहा है, वो उसका फोकस भी जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वो उसको एक चीज़ पे स्टॉप करना, उसके लिए एक अट्रैक्शन बनाना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उस बच्चे को नहीं पता, उसको तो आप मतलब हमारे यहाँ वही मैंने आपको बताया कि वो ब्रेन की रिसर्च बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक दफ़ा वो प्रोफेसर साहब एक्सप्लेन कर रही थी, उसने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन ऐसे होता है जैसे आपने एक नया घर बनाया है। क्या बात है। जो कि खाली है, दीवारें खाली हैं, कोई फर्नीचर नहीं है, ठीक है, पेंट है दीवारों पे। वो फिर टाइम के साथ आप उसको स्किल्स देते हैं, वो स्किल्स उसका फर्नीचर बनती है, दीवारों पे हैंगिंग्स लगती हैं, वो डेकोरेट होता है घर। जैसे जैसे आप फिर सोसाइटी से वो चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, उससे वो अपने स्किल्स पॉलिश करता है, न्यू स्किल्स सीखता है। इस तरह करते करते फिर एक टाइम आता है कि वो घर फुली रेनोवेट हो जाता है, फिर वो उसको यूज़ करते हुए बहुत सारा कुछ करता है। फिर वो टाइम आता है कि जब वो घर बसीदा होने लग जाता है, आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, फिर वो कनेक्शंस टूटने लग जाते हैं, दीवार से हैंगिंग गिर रही है, बेड जो है वो टूट रहा है, चेयर जो है वो उसकी बाजू निकल रही है। तो वो ये एक पूरा सफ़र है। इसमें अगर आप कहें कि जी नहीं जो मैंने कह दिया है बच्चे के जहन में वो उसी तरह जाके दीवार पर ठक करके फिट हो जाए, तो वो ऐसे नहीं होगा। वैसे क्या मज़ेदार बात है ना, देखें जो सोफिस्टिकेटेड मुआशरे हैं वहाँ मिसालें भी कितनी मज़ेदार होती हैं। अब हमारे यहाँ मैं कहता हूँ अक्लमंद से अक्लमंद भी जो दादी है वो ये मिसाल नहीं दे सकती। हालांकि कितनी वैलिड बात है कि एक लाइफ का पूरा आपने साइकिल मुकम्मल किया है, ठीक है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहीं पे आके उसका एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो मज़ेदार सी लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा, या पेरेंट्स क्यों नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करने की भी आपकी जो ना कैपेसिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है साथ साथ। लेकिन जब हमें कहा ही जाता है इन अंदर लेके जाओगा वही ना कि वो हम कहते हैं कि मामा अंदर जाकर ट्यूनिंग कर रही है, ट्यूनिंग हो रही है, ठीक है। तो उस पे बल्कि पूरा खानदान फिर कहका भी लगाता है, ठीक है, और जनरली बच्चे की ट्यूनिंग हो भी जाती है, फिर अगले 3-4 घंटे बच्चा शांत भी रहता है, ठीक है। तो हमने वो अपने ही वो बनाया शांत रहता है, लेकिन एक्चुअली हम उसके वो उस घर में कहीं ना कहीं कोई छोटा सा क्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल वो हम उसकी बुनियादों में ना कहीं थोड़ी सी वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। जो बच्चे यहाँ से नॉर्वे जाना चाह रहे हैं या यूरोप के किसी भी कंट्री में, मैं यूरोप का नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि ये सबसे डिफ़िकल्ट रीजन है। देखिए अगर आप यूके चले गए, यूएस चले गए, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले गए ना, तो काफ़ी इजी है आपके लिए, क्योंकि टूटी फूटी भी आती होगी बच्चे को, इतनी ज़रूर आती होगी कि आइल्स वगैरह करके जाएगा, इतनी ज़रूर आती होगी कि अपनी बात समझा देगा, अगले की समझ लेगा। इवन अरब में भी ये है कि चले टूटी फूटी से ही गुजारा हो जाता है। यूरोप के पूरे रीजन का सबसे बड़ा इशू है लैंग्वेज का, कल्चर का, बहुत डिफरेंट है। इवन वो एक ही बात वो कह रहा है और आप कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे के लहजे में बड़ा फ़र्क है। तो आप क्या समझती हैं कि जो बच्चा यहाँ से जाना चाह रहा है उसको कौन सी ऐसी चंद 5-10 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तैयार करके फिर उस जगह पे लैंड करे तो उसके लिए आगे का सफ़र थोड़ा हमवार हो सकता है? यूरोप मैं कहूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से सबसे आइडियल जगह है जाने के लिए। अच्छा, पूरा यूरोप एटलीस्ट स्कैंडिनेविया फीमेल के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जब आप जॉब भी करना चाह रहे हैं, आप फैमिली भी रेज करना चाह रहे हैं, एक फ़ीमेल के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि करियर और फैमिली साथ लेके चलना कैसे है। उसके लिए ये नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड सपोर्टिव हो या सास सपोर्टिव हो या घर सपोर्टिव हो तो आप कर सकेंगे, पूरा सिस्टम सपोर्टिव हो तो आप ये कर सकते हैं। तो जगह बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सिर्फ मेनली जो है वो लैंग्वेज की है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के बारे में वो इस कदर सीरियस हैं कि मैं अक्सर अपनी लैब में अपने कोलीग्स को अपने ऑफिस में ये कह के हंसाती होती थी कि मैं नॉर्वे में आई और तीसरे दिन मेरे घर एक लेटर आया जो कि एम्बेसी के ऐसे ऑफिस से था जिसके नाम में इंटरनेशनल का लफ्ज़ आता है, और वो लेटर मुझे नॉर्वेजियन में मिला, और मुझे उस वक्त लगा कि मैं शायद दुनिया की सबसे अनपढ़ बंदी हूँ कि जिसके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ एक लैंग्वेज लिखी हुई है और मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। और वो मैंने जाके फिर अपनी एक कोलीग से पढ़ाया और उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया है मुझे। तो
मतलब वो इतने सेंसिटिव हैं अपनी लैंग्वेज के बारे में कि वो अक्सर इंटरनेशनलाइजेशन पे सेमिनार्स भी नॉर्वेजियन में ही करते हैं। और मैं बहुत सारे फॉरम्स पे मैंने ये चीज़ हाईलाइट की कि एटलीस्ट इंटरनेशनलाइजेशन पे तो इंग्लिश में करें। मतलब आप ना करें, आप नॉर्वेजियन कॉपी ज़रूर भेजें लेटर के, लेकिन साथ नीचे एक इंग्लिश कॉपी भी करें। अरब में जिस तरह एक साइड इंग्लिश में होती है, एक अरबिक में होती है। बिल्कुल, तो लैंग्वेज का चैलेंज बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन उसके अलावा बाकी का सिस्टम बहुत सपोर्टिव है। और उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब चूंकि वो भी स्कूलों में इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं, और अब जो उनकी जनरेशन्स हैं, एटलीस्ट मुझे नहीं लगा कि मुझे बाहर इंग्लिश कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको लैंग्वेज आती हो, दैट इज़ अ प्लस, दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। आप जाएं, आप उसको लैंग्वेज को जितना जल्दी सीख सकते हैं करें, इससे पहले कि आपके बच्चे सीख के अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन उसमें स्टार्ट कर दें। बेटर इज कि आप खुद को जो है इस काबिल कर लें कि आप समझ सके कि वो दोनों बहन भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट भी करते हैं, कुछ आपको कोर्सेज फ्री में भी करवाए जाते हैं। ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, लेकिन उसके लिए फिर अगेन उतना फ्री नहीं है जितना हमें डंकी लगा के नहीं जाना, बताया जाता है। डंकी लगा के नहीं जाना है, अगर उस पे तो कुछ फ्री नहीं है। जितना यूट्यूब पे बताया जाता है उतना फ्री नहीं है, लेकिन इससे तक फ्री है कि आपको बहुत सारी अब एप्स मिल जाती हैं जिनमें लैंग्वेज होती है। वहाँ पे जाके जो उनके कोर्सेज हैं उसमें कैटेगरीज हैं कि आपका स्टेटस क्या है वीज़े का, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये फ्री है या पेड है। जैसे मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ गए तो वो चूंकि हम तो सिटीजन नहीं थे, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि ये आपका राइट है या ये आपकी ड्यूटी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि जी आपने इसको पे करना है या नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड को पे करना था, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी से पे करके जो है वो कोर्सेज किए। लेकिन अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सेफ रास्ता है। यूरोपियन इतने स्कॉलरशिप्स हैं, इवन अब तो मास्टर लेवल पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होने लगे हैं, एंड दे आर ओपन अबाउट के जी आप बाहर से हायरिंग करें अब, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरनेशनलाइजेशन का इतना नारा लगने लग गया है कि वो चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ, डिफरेंट कल्चर्स जो है हमारे साथ काम करें, क्योंकि अब उनको भी समझ आ रहा है कि जब बाहर से लोग आते हैं वो उसी चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो बाज़ औक़ात वो चीज़ का ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है जो कि आप सोच के नहीं निकाल पा रहे होते। तो उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट्स भी हैं, जैसे नॉर्वे में अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे जॉब्स नॉर्गे के नाम से एक वेबसाइट है, आप उसको एक्सप्लोर करें, आपको पीएचडी के सारे स्कॉलरशिप्स वहाँ पे मिलेंगे। जब आप पीएचडी के अलावा मास्टर्स की बात करते हैं तो उसमें भी scholarshippositions.com इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो सारे स्कॉलरशिप्स वहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है हमारी यूथ का कि उनको कोई बताता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। मुझे अगर पता लगा तो थैंक्स टू ऑल दोज कोलीग्स जो कि बाहर से पीएचडीज करके आए थे, कि एचईसी के अलावा भी मुझे किसी स्कॉलरशिप्स का पता लगा। इस चीज़ को छुपाया भी बड़ा जाता है यहाँ पे, स्कॉलरशिप आ गई तो उसको ऐसे संदूक में बंद किया जाता है कि ये 4 लोगों के अलावा 5वें को पता नहीं चलना चाहिए। ऑल्दो के जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो बेचारी कोशिश करती है कि लेटर हर जगह सर्कुलेट और बताया जाए और सबको मतलब किया जाए कि जी आप इस पे अच्छे कैंडिडेट्स आए सामने, लेकिन वो आगे फिर वो लक वाली बात हो जाती है कि आप तक वो चीज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, और जब पहुंचती है फिर उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एप्लीकेशंस कैसे फिल करनी है, वो उसको एज अ बर्डन और उसको एज अ वो एक हॉरर मूवी की तरह हमारे यहाँ बैठा हुआ है कि पता नहीं एप्लीकेशन में क्या होगा, कैसे होगा। जबकि आप फ्लो में करते जाएं तो आप अपने बारे में सब लिखते जाएं तो आपको फील होगा कि आपने एप्लीकेशन सही फिल कर लिया एट द एंड ऑफ द डे। और ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में रिजेक्शन आई तो हमेशा रिजेक्शन ही आए, हो सकता है फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में रिजेक्शन के साथ कोई ऐसा रिमार्क आपको मिल जाए जो कि आपको बताए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, वो आपको फिर हेल्प करे। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने जब शुरू में अप्लाई करना शुरू किया, लीड्स यूनिवर्सिटी यूके में एक प्रोफेसर ने ऑलमोस्ट 100 ईमेल्स मेरे साथ एक्सचेंज की जस्ट टू कि आपने अपनी सीवी ऐसे रखनी है, आपने इस एप्लीकेशन में यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। तो वो बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत हेल्पफुल लोग भी मिलते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा ये अच्छा कैंडिडेट है तो इसके लिए किसी तरह रास्ता खोला जाए, और वो आपकी हर तरह से हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। तो वन रिजेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि लर्निंग होनी चाहिए आपके लिए। आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है और ये पेशेंस का काम है। आप कंसिस्टेंटली लगे रहें तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाती है। आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंटली लगे रहें, आप एट द एंड आप शाइन कर जाते हैं। देखिए मेन चीज़ ये है कि कुएं ने आपके पास नहीं आना, आप प्यासे हैं, पहुंचना आप नहीं है, आपने अपनी बकेट खुद निकालनी है, कुएं ने आके आपको नहीं कहना कि ये गिलास भरा पड़ा है ले लें इसमें। मेन चीज़ यही है कि आपको रोड मैप जो है
पहले डिफाइन करना होगा। आपको अपने करियर का लैडर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या गोल्स हैं। जब वो पता होंगे तो फिर बंदा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके चढ़ ही जाता है ऊपर तक। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको नहीं पता, अब तो जिस तरह आपने कहा कि गूगल की हेल्प ले लें, इवन बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऐसे मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करियर काउंसलिंग करने के लिए तैयार है। छोटे छोटे डिप्लोमाज अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आपको मिल जाते हैं। यूडमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मौजूद हैं। इवन यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं इंटरनेशनल, इवन इंटरनेशनल लोगों के आपको जो है ना कोर्सेज मिल जाते हैं। लोकल पाकिस्तान लेवल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज लोग बना रहे हैं। तो मेन चीज़ वही है कि प्यासे को पहुंचना है कुएं के पास। प्यासा अब टिकटॉक से निकलेगा तो कुएं पे पहुंचेगा ना। अब आप टिकटॉक ही देखते रहेंगे हर वक्त, तो फिर आप कैसे, मतलब दिस इज रियली अ डेंजरस ट्रेंड कि यहाँ पे हर चीज़ टिकटॉक सेट कर रहा है। नहीं, बाय द वे टिकटॉक पे भी अच्छा कंटेंट भी मौजूद है। ये हमारा कंटेंट भी टिकटॉक पे जाना है। एग्जैक्टली जाए, बिल्कुल जाए। मैं यही कह रही हूँ कि जब आप मतलब अब जो जनरेशन आ रही है वो ओवरनाइट ठीक चीज़ हासिल करना जो है उसमें वो चीज़, और वो टिकटॉक ने ऐसे ऐसे उनके जहन में वो बना दिया ना कि स्टार्स और वो माइंड सेटर्स, और ये इतना अर्न करता है और ये इतना कमाता है और ये ऐसे करता है। कमाने से नेशंस नहीं चलती। अब देखिए, पता कि ये हमारी पॉडकास्ट है ना, इसके अंदर मैं एक अच्छा सा टाइटल लगाऊंगा जो अपेरेंटली एजुकेशन को प्रमोट कर रहा होगा, तो शायद चंद लोग ही देखेंगे। यही मैं लगा दूँ ना, ये बता दूँ कि यहाँ पाकिस्तान से नॉर्वे कैसे जाना है, तो बस फिर देखें आप कहानी तो आप लगा दें बस फिर वही होना है फिर बस वो क्लिक बिट हमें ज़रूर मिलेगा एक दफ़ा, अंदर जाके बाद में चाहे गाली पड़े, लेकिन हमारा जो ओपन रेशियो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। नहीं, आप करें, बिल्कुल करें। अगर लोग आना चाहते हैं, वो किसी किस्म की गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं दे आर ओपन टू टेल अबाउट, पर्टिकुलरली एकेडेमिया में जो हैं वो तो चाहते हैं कि लोग आएँ आपके कंट्री से, आपकी कम्युनिटी यहाँ बिल्ड हो। अब वो मतलब ठीक है, एक जेलसी फैक्टर होता है, या एक हमारे अंदर वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि पता नहीं अगला बंदा आके हमारे साथ क्या करेगा। बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते भी हैं, इसी वजह से वो चीज़ डेवलप होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि एक्चुअली इन चीज़ों को प्रमोट भी करना चाहते हैं, जो हेल्प भी करना चाहते हैं, जो आपका हाथ पकड़ने को भी तैयार हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। लेकिन अब आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि बताने का मतलब ये है कि वो आपको एडमिशन लेके देगा। हाँ, फिर वही कुएं वाली बात आ गई कि बताने का मतलब ये है कि वो आपको ये बताएगा कि ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, मैंने फॉलो नहीं करने हैं। आपने किसके पास जाना है, आपने कैसे प्रोफेसर ढूंढने हैं, आपने किसके पास अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता होगा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि आपने ये कोर्सेज करने हैं जी। ये आप बताएंगे मुझे कि मुझे ये कोर्सेज करने, आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना है। मैं समझता हूँ कि अगर इतनी गाइडेंस भी कोई दे देना तो बहुत बड़ी बात है ये भी। लेकिन वो गाइडेंस वो नहीं ना चाह रहे, वो चाह रहे होते हैं कि अब उंगली पकड़ के आगे तक लेके जाए, ऐ काम हो के रहेगा तो स्टैंप लग के वीज़ा मिलेगा। तो फिर ठीक है, फिर डॉक्टर उमैरा साहिबा आप जो है डन बेस वीज़ा का कारोबार शुरू कर दे, छोड़े ये कहाँ खिदमत में लगी हुई है आप। ठीक है, माशाल्लाह ये है कि फिर पैसे की रेल पेल होगी आपको। ठीक है, फिर डॉक्टर साहिबा का नाम और बड़ा होगा फिर मैं बड़े सारे बोर्ड पे नाम लिखवा के अपने ऑफिस के बाहर लिखवाऊंगी वीज़ा ऑफिस। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया और थॉरली आपने एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस किया, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए भी एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगी। कोशिश तो यही होती है कि आप जैसे जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने कम्युनिटी में कुछ ऐसा काम किया हुआ है जो कि एटलीस्ट मेरे लिए और मेरे सुनने वालों के लिए कोई वैल्यू ऐड कर सके। जो बातें आपने की हैं ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस की बेस पे की हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमने थ्योरेटिकल किसी बंदे को रट्टा लगा के बैठा दिया और उसने आके यहाँ पे पढ़ दिया। मेन चीज़ ये होती है कि देखें, जब एक सक्सेस स्टोरी मेरे सामने बैठती है या कोई फेलियर स्टोरी बैठती है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस टेबल पे छोड़ जाते हैं जो सुनने वालों के लिए और मेरे लिए एक लर्निंग होती है। मैं क्योंकि आपके प्रोफाइल को काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ था, जानता भी हूँ आपके बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे आज नहीं पता चली। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है सबका। तो इस वजह से ये वो मेजर रीज़न है कि मैं हमेशा जो है एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे ज़रूर इसी चेयर पे मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। पूरा एक रोड मैप आप लोगों के सामने रखा। एक बच्चा अगर एक विजन रखता है, एक लंबी रेस में आपको भागना है, तो आपको अपने करियर के लैडर के ऊपर एक एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप होपिंग करेंगे पहली सीढ़ी से तीसरी, तीसरी से छठी पे जाएंगे, तो ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोना रीच टू योर गोल। ज़िंदगी जो है इतनी आसान नहीं है। इसके अंदर अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए, अगर आपका कोई हाथ पकड़ के सिर्फ आपको ये बता दे कि ये रास्ता जो है ये इस मंजिल पे लेके जाएगा,
तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एज ए नेशन हम बहुत ज़्यादा डी ट्रैक हैं, लेकिन उसी में डॉक्टर हुमैरा जैसे चंद ऐसे चिराग मौजूद हैं जो अपने हिस्से की शम्मा हमेशा जलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि इस तरह के हीरे जो हैं, इस तरह के नगीने जो हैं, उनको लाके पॉडकास्ट के अंदर बिठाया जाए और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर दिल करे तो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।